हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो ये क्लास है, आज का जो वीडियो बनने वाला है, यह वीडियो लर्निंग चैप्टर से संबंधित है। लर्निंग, आप जानते हैं कि मनोविज्ञान में लर्निंग एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। लर्निंग को हिंदी में सीखना कहते हैं या अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? लर्निंग को हिंदी में सीखना कहते हैं या अधिगम कहते हैं। ये आपके सीटेट में भी इसका क्वेश्चन आता है। ये ग्रेजुएशन में भी सभी सेमेस्टर में कुछ ना कुछ इससे लर्निंग से कुछ क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद बीएड वाले बच्चों को भी लर्निंग की आवश्यकता होती है। और बच्चे को कैसे लर्निंग कराया जाता है, बीएड में सिखाया जाता है। और बच्चे का लर्निंग के साथ साथ उसे हम कितना टास्क देंगे, कितना वो ऑब्जर्व कर पाते हैं, इस सभी चीजों पर लर्निंग के बारे में विशेष बातचीत हम इस वीडियो में करने वाले हैं, इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। लर्निंग को हिंदी में सीखना कहते हैं या उसे अधिगम कहते हैं। अब इसका परिभाषा क्या होगा? इसका परिभाषा ये होगा कि लर्निंग किसे कहते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ देगा, आपने लर्निंग चैप्टर पढ़ रहा है, लर्निंग थ्योरी पढ़ रहा है, लर्निंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अगर आपसे कोई पूछ देता है कि लर्निंग क्या है, लर्निंग किसे कहते हैं, तो उसे बताना है कि व्यवहार में परिवर्तन तो लर्निंग की जो सबसे अच्छी परिभाषा होती है, वो कहता है कि लर्निंग की सबसे अच्छी परिभाषा अभी तक जो मानी जा रही है अधिगम का यानी सीखना का, कि व्यवहार में परिवर्तन को हम लर्निंग कहते हैं। मतलब अभी जैसा भी व्यवहार हम कर रहे हैं और अभी हम सीखने के क्रम में, लर्निंग के क्रम में हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जब हम सीख जाएंगे तो हमारे व्यवहार में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा, चेंजेज आ जाएगा ना। जब हम कोई काम सीख जाते हैं तो हमारे व्यवहार में चेंजेज आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, इसी को हम लर्निंग कहते हैं। एक और बात इसमें है, यह अनुभव के कारण होता है। यह क्या, अगर आप बोर्ड पर नजर डालेंगे तो देखेंगे ये क्या हुआ है कि व्यवहार में परिवर्तन को हम लर्निंग कहते हैं। समझ में आ गया? जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। जैसे कई बच्चे सिलाई सीखते हैं, तो जब शुरू में सिलाई आप करते हैं तो सिलाई करते समय आपसे बहुत ज्यादा गलती होती है। जब कपड़ा की कटिंग करते हैं तो बहुत सारा गलती होती रहती है। उस गलती, जब गलती होती रहती है, कब गलती होती है? जब आप सीखते रहते हैं। लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो आपको व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है ना। वो गलती होती है, कपड़ा गलती कटता है, सिलाई गलती होता है नहीं, मतलब आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया सीखने के बाद। इसी को तो हम लर्निंग कहते हैं। समझ में आ गया? अब कहता है जो चीज आप सीखते हैं वह सीखने के बाद क्या होता है? जो अपेक्षक अस्थाई होता है। जो सीखते हैं, सीखने के बाद आप उसे कभी नहीं भूलते हैं। सीखने के बाद क्या होता है? कभी नहीं भूलते हैं, मतलब अस्थाई है। मतलब क्या हुआ? अस्थाई है। जो अपेक्षक अस्थाई है, ये अनुभव के कारण या अभ्यास के कारण होता है। जब हम कोई चीज सीख जाते हैं तो कैसे सीखते हैं? अनुभव से सीखते हैं, अनुभव हो जाता है। और अभ्यास, जब हम बार बार किसी चीज को अभ्यास करेंगे तो हम सीख जाते हैं। सपोज दैट, मान लेते हैं कि आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, बार बार उसे समझने का कोशिश कर रहे हैं, बार बार, मतलब जो कुछ भी बार बार आप कर रहे हैं, मतलब अभ्यास उसको कहते हैं। समझ में आ गया? आप साइकिल, शुरू में आप कैसे साइकिल सीखे होंगे? जब आप साइकिल लिए होंगे तो साइकिल पहले पकड़ के थोड़ा दूर गुरकाना शुरू किए होंगे, चलाना शुरू किए होंगे। उसके बाद पैर रखना शुरू किए होंगे। धीरे 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 अभ्यास करते करते इतना अभ्यास करने लगते हैं कि हम साइकिल अच्छा से चलाने लगते हैं। अभ्यास करते करते कोई आदमी कार चलाने लगता है, कोई आदमी बाइक चलाने लगता है। सपोज दैट मैं बहुत जल्दी कार सीख गया चलाना। क्यों? क्योंकि लगातार अभ्यास किया। तो यहाँ पे क्या कहता है? जो अभ्यास के कारण होता है। समझ में क्या आ गया? जो अनुभव के कारण या अभ्यास के कारण हमारे व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम लर्निंग कहते हैं। समझ में आ गया? लर्निंग समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ बच्चों लर्निंग किसे कहते हैं, तो सिंपल जवाब देना है कि लर्निंग की सबसे अच्छी परिभाषा सर ये मानी गई है कि व्यवहार में परिवर्तन को हम लर्निंग कहते हैं। जो अपेक्षक अस्थाई होता है, ये अनुभव के कारण या अभ्यास के कारण होता है। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ठीक है, लर्निंग का परिभाषा तुमने बता दिया, लेकिन ये बताओ कि लर्निंग के और कौन कौन से थ्योरी है? दो चार थ्योरी का नाम मुझे बताओ।
तो बताना पड़ेगा ना आपको। अगर आप लर्निंग चैप्टर पढ़े, लर्निंग टॉपिक पढ़े, थ्योरी पढ़े, तो लर्निंग के जो थ्योरी है साइकोलॉजी में, सीटेट में, बीएड में, वो सभी थ्योरी के नाम बताना पड़ेगा। तो कौन कौन सा थ्योरी है? हम 5 थ्योरी का नाम फिलहाल बोर्ड पर लिखे। आप जब ध्यान देंगे बोर्ड पर, तो पहला में है ट्रायल एंड एरर। क्या है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। कौन सा मनोवैज्ञानिक का है? थॉर्नडाइक। एक मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। ये आप याद रखेंगे तो आपको आगे बहुत फायदा होने वाला है। कौन मनोवैज्ञानिक का क्या थ्योरी है, उसका नाम और थ्योरी का नाम, मनोवैज्ञानिक का नाम और थ्योरी का नाम जब आपको याद हो जाएगा तो आप उस थ्योरी के बारे में बहुत कुछ जानने लगेंगे। समझ में आ गया? तो पहला मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक और थॉर्नडाइक के थ्योरी का नाम है ट्रायल एंड एरर। दूसरा मनोवैज्ञानिक है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। दूसरा मनोवैज्ञानिक ने दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग, जो मनोवैज्ञानिक का नाम है पावलोव। क्या नाम है? पावलोव। इसका पूरा नाम आईपी पावलोव है, ये पावलोव है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव हो गया। इंसाइट थ्योरी कोहलर का है। इंसाइट थ्योरी किसका है? कोहलर का है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अल्बर्ट बंडूरा का है। किसका है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अल्बर्ट बंडूरा का है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या उसी का दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जो दोनों एक ही लिखा गया। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या इसको कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या इसी का दूसरा नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग लिखा हुआ है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसके जो जनक है वो है स्किनर। इसके जनक कौन है? स्किनर। तो अब आपको याद हो गया, 5 मनोवैज्ञानिक ने 5 थ्योरी दिए हैं लर्निंग के। उन 5 मनोवैज्ञानिक के थ्योरी और उनके नाम याद रखना जरूरी है आप सभी को, चाहे आप बीएड वाले बच्चे, सीटेट वाले बच्चे या ग्रेजुएशन वाले बच्चे, सभी को याद रखना जरूरी है। क्योंकि मनोविज्ञान में अगर आप लर्निंग, सबसे ज्यादा मनोविज्ञान का जो प्रभाव पड़ता है लर्निंग, लर्निंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनोविज्ञान में। तो इसीलिए लर्निंग जो है, पहला है ट्रायल एंड एरर के कौन जनक है? थॉर्नडाइक। क्लासिकल कंडीशनिंग के कौन है जनक? पावलोव। इंसाइट थ्योरी के जनक कौन है? कोहलर। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के जनक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या इसी थ्योरी का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसके जनक कौन है? तो स्किनर। इसका पूरा नाम है बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर इसका पूरा नाम है। तो ये 5 मनोवैज्ञानिक के बारे में मैंने बताया कि अधिगम का इनका सिद्धांत है, यानी सीखना का सिद्धांत है, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग का सिद्धांत 5 मनोवैज्ञानिकों का है, जो आगे हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। समझ में आ गया? तो ये पांचों का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पांचों का नाम और पांचों के थ्योरी का नाम। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। भविष्य में आपसे अगर कोई प्रोफेसर आपसे कोई अगर पूछ देगा, एग्जाम में पूछ देगा, तो आपको आसानी से जवाब देने में बनेगा। आगे देख लेते हैं, जो इसमें से सबसे पहला जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर। तो इसमें से सबसे पहला जो है वह है ट्रायल एंड एरर। कौन सा थ्योरी है? ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर को हिंदी में बहुत सारे नामों से जानते हैं। ट्रायल एंड एरर एक थ्योरी का नाम है जो थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक है उनका है, और इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं। जब आप बोर्ड पर नजर डालेंगे तो लिखा हुआ है इस सिद्धांत को कई नामों से जानते हैं। पहला का नाम है उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, दूसरा का नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तीसरा का नाम है चयन का सिद्धांत, चौथा का नाम है संबंधवाद का नियम, पांचवा का है आवृत्ति का सिद्धांत, छठा का है सीखने का संबंध, सातवां का है सुख दुख का सिद्धांत, आठवां का है बंधन अधिगम, नौवां है संयोजनवाद और 10वां है एसआर थ्योरी। यानी इस सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर को हम फिलहाल 10 नामों से जानते हैं हिंदी में। समझ में आ गया? तो अब इस नाम, ये तो लंबा चौड़ा नाम हो गया, 10-10 नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो इसको याद रखने के लिए मैंने जब मेमोरी चैप्टर पढ़ा रहा था तो जब बताया था मेमोरी में, अभी फिलहाल नहीं पढ़ाया, मेमोरी में आगे बताऊंगा, तो उसमें यह होता है कि जब कोई विषय वस्तु हमको याद करना होता है और वह विषय वस्तु इंपोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, तो उसको याद करने के लिए हम लोग कोडिंग करते हैं। क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं। तो इस 10 नाम को हम कैसे याद करेंगे, इसमें हम लोग जानेंगे। सबसे पहला क्या है? उद्दीपक
प्रतिक्रिया अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या है? उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुक्रिया का सिद्धांत। तो उद्दीपक में से हम दीपक ले सकते हैं, उद्दीपक में से हम दीपक ले लिए, उद्दीपक में से दीपक ले लिए, प्रतिक्रिया उद्दीपक प्रतिक्रिया हो गया, और अनुक्रिया, अनुक्रिया में से हम अणु ले लेंगे। क्या ले लेंगे? अणु, अणु हो गया। तो दो नाम इसमें से हम निकाल लिए। क्या क्या है? एक में है उद्दीपक प्रतिक्रिया या अनुक्रिया का सिद्धांत है, तो इसमें से हम उद्दीपक ले लिए, इसमें से दीपक ले लिए, और इसमें से अनु ले लिए। तो दीपक एक लड़का का नाम है और अनु एक लड़की का नाम है। आप नाम से ही स्पष्ट है कि दीपक एक लड़का का नाम है, अनु एक लड़की का नाम है। ये दोनों एक दिन मेरे पास आए और हमसे कहा कि सर मैं प्रयत्न बहुत करता हूं लेकिन भूल जाता हूं, मैं प्रयत्न बहुत करता हूं लेकिन भूल जाता हूं। तो हो गया ना प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। मैं प्रयत्न बहुत करता हूं, प्रयत्न मीन्स कोई चीज सीखने का प्रयास बहुत करता हूं लेकिन भूल जाता हूं। तो पहला तो हो गया उद्दीपक प्रतिक्रिया या अनुक्रिया का सिद्धांत में दीपक और अनु। उसके बाद ये दोनों मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि सर मैं प्रयत्न बहुत करता हूं लेकिन भूल जाता हूं। तो हो गया प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो मैंने उसे कहा कि देखो जो चीज तुम पढ़ना चाहते हो, जो चीज तुम याद रखना चाहते हो, उसका सबसे पहले चयन करो। उसका क्या करो? चयन करो। तो हो गया ना चयन का सिद्धांत। चयन करो, उसका क्या करो? चयन करो। तो हो गया चयन का सिद्धांत। जब आप चयन करेंगे तो उसके बाद आप उससे संबंध बना लेंगे। जो चीज आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका सबसे पहले आप चयन करेंगे। अब ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ना है बहुत सारा चीज तो सबका चयन कर लेंगे, इसमें तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो सबसे पहले पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसका चयन हम करेंगे। तो जब चयन करेंगे तो चयन का नियम हो गया। उसके बाद जब चयन करेंगे तो कहता है उससे संबंध बनाने के लिए, उससे दोस्ती बनाने के लिए। कहता है कि जब आप किताब से दोस्ती बनाएंगे, किताब से दोस्ती रखेंगे, संबंध बनाएंगे, तो क्या होगा कि पढ़ना लिखना आसान हो जाएगा और आपको पढ़ना आसान लगने लगेगा। तो इसीलिए कहता है कि जब आप चयन कर लेते हैं तो उससे उसके बाद संबंध बनाना शुरू कर दीजिए। तो संबंध का नियम हो गया। जब आप संबंध बना लेंगे, किसी भी आदमी से जब संबंध बनता है तो बार बार हम लोग मिलते हैं ना, बार बार मिलते हैं, दोस्त फ्रेंडशिप हो जाता है, बार बार मिलते हैं, तो उसको कहते हैं आवृत्ति, यानी ब्रैकेट में लिखा हूं मैं बार बार, आवृत्ति का नियम। जब हमारा चयन कर लिए तो उसके बाद हम उससे संबंध बना लिए। संबंध बनाने के बाद हम उससे बार बार मिल रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, तो हमको याद होगा कि नहीं होगा? तो जब बार बार हम कोई काम कर रहे हैं तो आवृत्ति का नियम हो गया। जब बार बार कर रहे हैं कोई काम, बार बार लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? तो निश्चित रूप से सीखेंगे। तो हो गया सीखने का संबंध। समझ में आ गया? जब हम किसी से बार बार मिलेंगे, बार बार पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो क्या होगा? सीख जाएंगे, सीखने का नियम। और जब कोई चीज सीख जाते हैं तो हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। कोई चीज हम सीखेंगे तो हमको क्या होता है? सुख की अनुभूति होती है। और जब सुख की अनुभूति होती है, तो जब सुख की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होने लगती है, तो सुख दुख का सिद्धांत हो गया। उसके बाद हम उससे बंधन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बंधन बना लेते हैं, मतलब बंधन अधिगम सिद्धांत, बंधन बना लेते हैं। उसके बाद हम जो भी काम करते हैं तो योजना बना बना करके काम करते हैं। तो योजनावाद हो गया। उसके बाद जितने भी हम पढ़ते जाएंगे, लिखने जाएंगे, तो हमको तो आइडिया आ गया कि किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ना है, किसी भी थ्योरी को कैसे पढ़ना है, किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कैसे याद रखना है। इस नियम के आधार पर हम लर्निंग करेंगे, सीखेंगे, तो हम निश्चित रूप से योजना बना बना करके हम पढ़ेंगे। इसी को एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? ये ट्रिक से याद करना है हमको, ये कोडिंग करके याद करना है हमको कि ये 10 नाम कैसे याद रखना है। इसको इंग्लिश में तो कहते हैं ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक का थ्योरी है, लेकिन इसका हिंदी नाम 10 नामों से जानते हैं। याद करने के लिए मैंने यह ट्रिक बनाया है। क्या ट्रिक है? कि यह एक लड़का है और एक लड़की है। लड़का का नाम है दीपक और लड़की का नाम है अनु। अनु और दीपक एक दिन मेरे पास आया और कहा कि सर मैं प्रयत्न बहुत करता हूं लेकिन भूल जाता हूं। तो मैंने उससे कहा कि देखो जो तुम पढ़ना चाहते हो, लिखना चाहते हो, अच्छे से याद करना चाहते हो, उसका सबसे पहले चयन करो। तो चयन का सिद्धांत हो गया।
जब चयन कर लोगे तो उससे संबंध बना लो, संबंध का नियम हो गया। संबंध जब बन जाएगा तो बार बार हम उससे लिखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, संबंध का आवृत्ति का नियम, बार बार आवृत्ति का नियम। उसके बाद जब बार बार किसी से मिलेंगे, बार बार हम पढ़ेंगे लिखेंगे, तो क्या हो गया, सीखने का हमको मौका मिलेगा, हम सीख जाएंगे, तो सीखने का संबंध हो गया। उसके बाद जब हम कोई चीज सीख जाते हैं तो हमें सुख दुख की अनुभूति होती है, जब सुख दुख की अनुभूति होती है तो हम उससे बंधन बना लेते हैं, बार बार भी वैसा ही करते हैं। जब बार बार वैसा ही करते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि कोई भी काम जब हम करेंगे तो हमें योजना बना बना करके काम करना है, तो संयोजनवाद का सिद्धांत हो गया, और इसी को एसआर थ्योरी कहते हैं। समझ में आ गया, इसी को एसआर थ्योरी कहते हैं। अब जो ये हिंदी में इतने 10 नाम है और इंग्लिश में एक है ट्रायल एंड एरर, इस सिद्धांत के जनक कौन है, तो इस सिद्धांत के जनक है थॉर्नडाइक। कौन है, थॉर्नडाइक। कहता है कि थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहां के मनोवैज्ञानिक थे, थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनका एक किताब आई थी शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। कौन सा किताब आई थी, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी, 1913 ईस्वी में थॉर्नडाइक का शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रकाशित हुई थी। उसी किताब में ये सिद्धांत दिया हुआ था। कौन सा सिद्धांत दिया हुआ था, ट्रायल एंड एरर, जिसको हिंदी में इतने सारे नामों से जानते हैं। उसी किताब में एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये थ्योरी दिया हुआ था। समझ में आ गया। इस सिद्धांत में कहता है उत्तेजना और प्रतिक्रिया में संबंध होने से व्यक्ति सीखता है। क्या कहता है, उत्तेजना और प्रतिक्रिया में, उत्तेजना और प्रतिक्रिया में संबंध होने से, उत्तेजना और प्रतिक्रिया में संबंध होने से, उत्तेजना मतलब कोई चीज पाने की हमको उत्तेजित हो रहे हैं, उत्तेजना है मेरे अंदर कि हमें वो करना है, हमें वह प्राप्त करना है, तो कहता है उत्तेजना और प्रतिक्रिया, मतलब मेरे अंदर जितना उत्तेजना है उसके अपेक्षा हमको प्रतिक्रिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो हम जल्दी से उस चीज को सीख जाएंगे। अगर उत्तेजना है मेरे अंदर, प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो हम सीख पाएंगे नहीं। इसीलिए थॉर्नडाइक कहता है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया में संबंध जब अच्छा हो जाता है, बाउंडेशन जब अच्छा हो जाता है, तो व्यक्ति में सीखने की प्रक्रिया अधिक होती है। समझ में आ गया। इसका सार क्या होता है, लर्निंग थ्योरी में थॉर्नडाइक ने कहा कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया में जब संबंध अच्छा हो जाता है, संबंध होने से व्यक्ति क्या करता है, सीखता है। उत्तेजना और प्रतिक्रिया में संबंध अच्छा होने से व्यक्ति सीखता है। समझ में आ गया। तो थॉर्नडाइक के इन सभी नामों से जानते हैं, लेकिन थॉर्नडाइक के कुछ प्रमुख नियम है, उसके बारे में हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम है और 5 गौण नियम है। 3 प्रमुख नियम में सबसे पहला है, देख सकते हैं 3 प्रमुख नियम, जिसमें से सबसे पहला है तत्परता के नियम। आप जब अपने जीवन में कुछ भी सीखना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको तत्परता दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप तत्पर नहीं रहेंगे, एक्टिव, हमेशा एक्टिव नहीं रहेंगे, तब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। सपोज दैट मान लेते हैं आपको हम पढ़ा रहे हैं या किसी भी क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस क्लास में आप बैठे हुए हैं, आप एक्टिव नहीं है, आप बैठे हुए हैं, यहाँ आपका ध्यान कहीं और है, इसका मतलब आप एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, और आप तत्परता नहीं दिखा रहे हैं सीखने के लिए, आपका ध्यान कहीं और। जब तत्पर रह करके हम उस विषय वस्तु को गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो क्या होगा कि हम तत्परता दिखा रहे हैं, हमको सीखने की ललक है, इसीलिए हम सीखते हैं। तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है तो इसके लिए तत्परता होना जरूरी है, इसलिए उन्होंने कहा कि तत्परता के नियम के आधार पर व्यक्ति सीखता है। दूसरा उन्होंने कहा प्रभाव के नियम। जब तत्परता, हम तत्पर होकर के कोई चीज सीखते हैं तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है, तो ये क्या हो गया, प्रभाव के नियम। और तीसरा है अभ्यास के नियम। जब हम कोई चीज नहीं सीखते रहते हैं तो बार बार अभ्यास करते रहते हैं, तो अब हम उस चीज को सीख जाते हैं। मतलब थॉर्नडाइक ने इस तीनों नियम के माध्यम से बताया कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप कुछ आगे कर दिखाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह 3 नियम जो है प्रमुख नियम है। इस नियम के आधार पर आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इस नियम के आधार पर आप कोई भी विषय वस्तु सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं,
और आगे बढ़ सकते हैं, एग्जाम क्रैक करके अपने गांव का अपने समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। तो यह 3 नियम आप याद रखेंगे, तत्परता के नियम, दूसरा प्रभाव के नियम, तीसरा अभ्यास के नियम। आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक के 3 कौन कौन नियम है, तो आपको बताना होगा तत्परता के नियम, प्रभाव के नियम और अभ्यास के नियम, जिसको लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा का कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, और तीसरा को कहते हैं अभ्यास, मतलब लॉ ऑफ एक्सरसाइज। मतलब 3 नियम बताए हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मतलब प्रभाव, तत्परता के नियम, प्रभाव के नियम और अभ्यास के नियम, सीखने के 3 प्रमुख नियम है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 5 गौण नियम है। गौण मीन्स अंदर का, गौण मतलब यह बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, प्रयोग में नहीं लाया जाता, इसलिए गौण नियम है। 5 कौन कौन से गौण नियम है? तो 5 गौण नियम है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण, सहचारी परिवर्तन, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया। ये 5 जो है, यह 5 गौण नियम है, जिसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, इसलिए इसका नाम ही गौण नियम है। 1 नंबर में है बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत, 2 नंबर में है आत्मीकरण, 3 नंबर में है सहचारी परिवर्तन, 4 नंबर में है मनोवृत्ति और 5 नंबर में है आंशिक क्रिया। यह जो 5 है, यह 5 गौण नियम है। अब बात कर लेते हैं 3 हम लोग समझ गए। थॉर्नडाइक के थ्योरी का नाम है ट्रायल एंड एरर, जिसको 10 अलग अलग नामों से जानते हैं। थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम है, तत्परता के नियम, प्रभाव के नियम, अभ्यास के नियम। उसके बाद 5 गौण नियम है। अब हम लोग बात करते हैं कि थॉर्नडाइक प्रयोग किस पर किया, तो थॉर्नडाइक बिल्ली पर प्रयोग किया। याद करके रखिएगा, पशु मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? बिल्ली, कैट। किस पर प्रयोग किया? CAT, कैट। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। कैसे प्रयोग किया? एक बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया, और पिंजरे में भूखा बिल्ली बंद है, लेकिन बाहर जो है प्लेट में मछली का स्वाद, उसको मछली का सुगंध बिल्ली को ज्यादा लगता है। आप घर में जब बनता होगा या कहीं बनता है तो दूर दूर तक उसका सुगंध मछली का जाता है, जब बिल्ली को बहुत दूर से उसका सुगंध आता है। तो बिल्ली पिंजरे में बंद है और तला हुआ मछली एक प्लेट में रखा गया। बिल्ली को रहा नहीं गया, उस पिंजरे में उछल कूद, इतना उछल कूद किया कि एक अचानक लीवर दबी, और लीवर दबने के बाद उसका गेट खुला, और गेट खुलने के बाद वह जाकर के मछली खा लिया। फिर दूसरा दिन भी इसी तरह बिल्ली को भूखा रखा गया, पिंजरा में बंद था, और उसी तरह से तला हुआ मछली लाया गया, उसको सुगंध लगा। फिर इस तरह से बिल्ली उसी पिंजरा में उछल कूद खूब करने लगा। अचानक फिर से उस लीवर पर पैर पड़ी और दरवाजा खुल गया, बिल्ली निकल के भोजन कर लिया। इस तरह से धीरे धीरे बिल्ली समझने लगा कि अच्छा, उछल कूद करते हैं और इधर जाते हैं तब लीवर दबता है और गेट खुलता है। तो धीरे धीरे बिल्ली उस लीवर से अपना संबंध बनाने लगा। इधर जाते हैं, पहले तो इधर जा जाके दबाने लगा, इधर जा जाके उछल कूद करने लगा। फिर पता चला कि मेरा पैर जा कहाँ रहा है, पैर जहां जा रहा है वहां दब रहा है, तो खुल जा रहा है। तो यह दिमाग लगाया बिल्ली, और उस पर अभ्यास करते रहा, तत्परता दिखाई, अभ्यास करते रहा। तब जाकर के क्या हुआ कि बिल्ली का पैर लीवर पर पड़ा, और लीवर पर पड़ने के बाद गेट खुल गया, और उसके बाद मछली खा लेता था। जब यह प्रक्रिया लगातार कुछ दिनों तक चला, तो मतलब बिल्ली जो है किससे उद्दीप्त होता था? मछली के स्वाद से। मछली का जो स्वाद, महक होता है, उससे बिल्ली प्रभावित होता था। दूर दूर तक बिल्ली का सुगंध चला जाता था, उससे उद्दीप्त करता था। जब वो उद्दीप्त करता था, बिल्ली उछल कूद करना शुरू कर देता था। अचानक जाता था लीवर पर पैर, और लीवर पर पैर जाने के बाद दरवाजा खुलता था। इस तरह से लीवर से बिल्ली का संबंध जुड़ गया। अब धीरे धीरे बिल्ली लगातार सीख गया, तत्परता दिखाया, अभ्यास करते रहा, तत्परता दिखाया, प्रभाव उसका पड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि बिल्ली अगले दिन, कुछ दिनों के बाद, जब भी मछली आता था, तला हुआ मछली, आराम से जाता था, समझ गया था कि यहाँ लीवर है, इसको दबाता था और खोल देता था, और जाकर के मछली खा लेता था। मतलब बिल्ली सीख गया। यही अधिगम है, यही लर्निंग है, यही सीखना कहते हैं। मतलब बिल्ली कैसे सीखा
किस किस माध्यम से सीखा? प्रभाव के नियम से सीखा, तत्परता के नियम से सीखा, अभ्यास के नियम से सीखा। तो इस तरह से जब लगातार बिल्ली अपना प्रयास किया तो क्या हुआ कि बिल्ली सीख गया। इसीलिए थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया और यही बिल्ली है और थॉर्नडाइक का प्रयोग है। थॉर्नडाइक के प्रयोग का नाम ट्रायल एंड एरर है, जिसको 10 नामों से जानते हैं। इसमें थॉर्नडाइक कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्राणी के सामने जब कोई उद्दीपक प्रस्तुत होता है, किसी भी प्राणी के सामने, प्राणी मीन्स हो गया पशु और मानव, दोनों प्राणी है, तो किसी भी प्राणी के सामने कोई उद्दीपक प्रस्तुत होता है। उद्दीपक मीन्स जिससे हम प्रभावित होते हो, जिससे हम उद्दीप्त होते हो। जैसे हमें बहुत जोर की भूख लगी और मेरे सामने अच्छा सा खाना रखा हुआ है, खाना देख करके हम उद्दीप्त होते हैं। समझ में आ गया? तो जब भी कोई प्राणी के सामने कोई उद्दीपक प्रस्तुत होता है तो प्राणी उसके प्रति अनुक्रिया करता है। प्राणी क्या करता है? उसके प्रति अनुक्रिया करता है। सपोज दैट मान लेते हैं हमको भूख लगी है, हम कॉलेज में हैं, तो हमको भूख लगी है तो हम अनुक्रिया करेंगे। क्या अनुक्रिया करेंगे? होटल ढूंढेंगे, कहाँ है होटल, खाना कहाँ है, ये ढूंढने का। जब हम ये काम करते हैं ढूंढने का, जब हम कुछ खाने का प्रयास करते हैं, इसको अनुक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये अनुक्रिया हो गया। व्यक्ति अनुक्रिया करता है उस उद्दीपक के प्रति। यह अनुक्रिया तब तक चलते रहता है जब तक कि उसे कुछ ना कुछ भोजन मिल जाए। भूख तब तक शांत नहीं होता है जब तक कुछ ना कुछ मिल जाए। जब व्यक्ति उद्दीप्त होता है, भूख से उत्तेजित होता रहता है, छटपटाते रहता है, उस समय वो भोजन के तलाश में निकलता है, मतलब उद्दीप्त होता है, अनुक्रिया करते रहता है, ढूंढता है, इधर जाता है उधर जाता है, मतलब अनुक्रिया कर रहा है। और वह तब तक अनुक्रिया करता है जब तक कि उसे भोजन नहीं मिल जाता है। जब भोजन मिल जाता है तब वह संतुष्ट हो जाता है। जब संतुष्ट हो जाता है उससे वह उस उद्दीपक का संबंध या बंधन बना लेता है। मतलब जब भोजन मिल गया, हम भोजन कर लिए, तो उससे हम संबंध बना लेते हैं। उस होटल वाले से या जहां मुझे खाना मिला उससे हम संबंध अच्छा बना लेते हैं कि आपने मुझे सही समय से भोजन दिया, आपने मेरा जान बचा दिया, नहीं तो मैं भूख के कारण मर भी सकता था। तो इसीलिए वह अच्छा से संबंध बना लेता है, बंधन बना लेता है। इसीलिए इसे बंधन अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? दूसरा जो सिद्धांत होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने लर्निंग चैप्टर शुरू किया था। लर्निंग को हिंदी में सीखना कहते हैं या अधिगम कहते हैं। लर्निंग के कुछ थ्योरीज के बारे में बताया था, क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर और बहुत सारे थ्योरीज, इनसाइट थ्योरी, उसके बाद ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये सब थ्योरी पर हमने बताया था कि ये थ्योरी पढ़ना है। जिसमें से एक थ्योरी मैंने पढ़ा दिया, इस थ्योरी का नाम है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर पढ़ा दिया था, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जिसको हिंदी में कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत हिंदी में कहा जाता है। समझ में आ रहा है? क्लासिकल कंडीशनिंग को हिंदी में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। एक मैंने याद करने के लिए एक तुकबंदी बनाया था कि कौन से मनोवैज्ञानिक कौन से पशु पर प्रयोग किए हैं, किस चीज पर प्रयोग किए हैं। जिसमें से मैंने इस तरह से बताया था कि पेवलव कुत्ता पर प्रयोग, थॉर्नडाइक बिल्ली पर केलके, स्किनर चूहा कबूतर, बच्चा पर प्याजे केलके। मतलब इसमें सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं, सभी मनोवैज्ञानिक क्या क्या चीज पर प्रयोग किया है उसके बारे में मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है कि पेवलव कुत्ता पर प्रयोग, पेवलव जो मनोवैज्ञानिक है वो कुत्ता पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक बिल्ली पर केलके, थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक वो बिल्ली पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक बिल्ली पर केलके, स्किनर चूहा कबूतर, स्किनर जो मनोवैज्ञानिक हुआ चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया, स्किनर चूहा कबूतर और बच्चा पर प्याजे केलके। एक मनोवैज्ञानिक है जीन प्याजे, उन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया है। तो इस तरह से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बंदी बना करके याद करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिलहाल आज हम लोग लर्निंग टॉपिक में, लर्निंग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ लिए प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर, जो थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक का था और उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह क्लासिकल कंडीशनिंग है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। इन्होंने कुत्ता पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? डॉग पर प्रयोग किया है। आइए सीधे आगे बढ़ते हैं। कहता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत आईपी पेवलव का है
और आईपी पैवलव रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने जीवन का जो शुरुआत है, शुरुआती जीवन में इन्होंने हृदय की गति पर कार्य करना शुरू कर दिया। किस पर काम कर रहा था? हृदय के गति पर कार्य करना शुरू कर दिया प्रारंभ में ही, परंतु बाद में इन्हें पाचन क्रिया पर अच्छा रुचि जम गया। हमारे शरीर में जो कुछ भी हम खाते हैं तो वह कैसे पचता है, पाचन क्रिया पर भी इन्होंने क्रिया किया, दैहिकी का विशेष रूप से अध्ययन किया और यह इतना लोकप्रिय हो गया, इतना लोकप्रिय हो गया कि इनको आईपी पैवलव को 1905 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला। किनको मिला नोबेल पुरस्कार? आईपी पैवलव को, एक मनोवैज्ञानिक है आईपी पैवलव, उसको नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? तो 1905 ईस्वी में, या किसी किसी किताब में 1904 ईस्वी में है। तो वो आप ऑप्शन देख करके समझ जाएंगे कि कौन से कहां पे कब हुआ था। तो 1905 ईस्वी या 1904 ईस्वी में इसका प्रयोग हुआ था। इसका एक नोबेल पुरस्कार इनको पाचन क्रिया पर काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए लोकप्रिय हो गया, इस वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इनका एक किताब आई थी जिसका नाम था जनरल साइकोलॉजी। इनकी एक किताब थी जिसका क्या नाम है? जनरल साइकोलॉजी, सामान्य मनोविज्ञान। क्या नाम है? सामान्य मनोविज्ञान, जिसमें इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, यानी जो आज लोग हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम लोग लर्निंग के टॉपिक में यह शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इसी टॉपिक का, इसी थ्योरी का जिक्र उस जनरल साइकोलॉजी में इन्होंने किया। और इसमें क्या क्या किया, किस चीज पर प्रयोग किया, इसमें हम लोग आगे जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने कुत्ता पर प्रयोग किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक अच्छा कुत्ता लिया और उसे भूखा रखा गया। ध्यान दीजिएगा, इस कहानी से आपको सीख मिलेगी। लर्निंग जो होता है वह कैसे किसी पशु को लर्निंग यानी सिखाया जाता है, कैसे किसी मानव को सिखाया जाता है, यह लर्निंग टॉपिक से ही, लर्निंग चैप्टर से ही हमें समझ में आ जाएगा। तो एक मनोवैज्ञानिक जो है यह आईपी पैवलव, उन्होंने कुत्ता पर प्रयोग किया, मतलब एक कुत्ता को अपने प्रयोग में रखा, कुत्ता को भूखा रखा और पिंजरा में बंद रखा। कैसे रखा? भूखा रखा और पिंजरा में बंद रखा। उसके बाद क्या हुआ कि जब बहुत ज्यादा कुत्ते को भूख लग गया, तो भूख लगने के बाद क्या हुआ कि कुत्ते के सामने मांस का टुकड़ा लाया गया। मांस का टुकड़ा एक कढ़ाई में या थाली में लाया गया और जब वह मांस का टुकड़ा देखा तो उस पिंजरे में कुत्ता बहुत उछल कूद करने लगा। और जब कुत्ता भूखा होता है तो आप देखिएगा वह हांफते रहता है, जी को बाहर निकाल करके हांफते रहता है और उसके बाद उसके जीभ में से लार टपकते रहता है। तो जब कुत्ता भूखा रहता है तो लार ज्यादा टपकता है और जब कुत्ता भूखा नहीं रहता है तो लार का स्राव जो है वह कम हो जाता है। इसमें हमें सीखना क्या है, क्या क्या इसमें कुत्ते को सिखाया गया। कुत्ता भूखा है और कुत्ते के सामने पहले मांस का टुकड़ा नहीं ला करके पहले एक बैल बजाई जाती है, घंटी बजाई जाती है। समझ में आ गया? कुत्ता बहुत ज्यादा इधर भूखा है और भूखा रहने के बाद एक बैल बजाई जाती है, घंटी, या फिर इधर से मांस का टुकड़ा वाला प्लेट लेकर के आया जाता है। फिर उस पिंजरे में कुत्ता बहुत उछल कूद इधर उधर करते रहता है, बहुत उछल कूद करता है क्योंकि उसको भूख लगी है और मांस खाना चाहता है। तो स्वाभाविक बात है कि वह पिंजरे में उछल कूद करेगा। जब वो उछल कूद कर रहा था तो उसी में एक लीवर दब गई। हमने बोर्ड पर एक बनाया है, ये पिंजरा है हमारा, ये क्या है? पिंजरा है हमारा, और इस पिंजरे में ये कुत्ता बंद है और ये गेट है, इसी गेट से कुत्ता निकलता है और इसको इसी में डाला भी जाता है। यह एक लीवर है। जब कुत्ता के सामने एक घंटी बजाई गई, यह घंटी मान लेते हैं, यह घंटी बजाई गई और यह घंटी जब बजी तो उसके बाद कुत्ते के सामने मांस का टुकड़ा लाया गया। मांस का टुकड़ा लाया गया, कुत्ता बहुत उछल कूद कर रहा है। अचानक से इस लीवर पर पैर इस कुत्ते का पड़ जाता है। बहुत ज्यादा उछल कूद करने के बाद इस लीवर पर कुत्ते का पैर पड़ जाता है। अचानक से यह गेट खुलता है और खुलने के बाद यह कुत्ता निकल करके भोजन कर लेता है। समझ में आ गया? दूसरी बात, यह तो एक दिन का हो गया। दूसरे दिन भी कुत्ते को भूखा रखा गया और कुत्ते को भूखा रखा गया और फिर उसे क्या किया गया कि एक घंटी बजाई गई। घंटी बजाने के जस्ट बाद मांस का टुकड़ा आया
और फिर से कुत्ता उछल कूद करने लगा। उछल कूद करके फिर से अचानक इस लीवर पर पैर दबी और फिर यह गेट खुला और फिर गेट खुल करके यह कुत्ता मांस का टुकड़ा खा लिया। इस तरह से जब लगातार यह प्रक्रिया 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक होते रहा तो बाद में पता चला, लास्ट दिन सब में पता चला, कुत्ता समझ गया कि हमको खाना देने से पहले एक आवाज आती है घंटी के, ट्रिंग ट्रिंग। वह घंटी की आवाज जब भी अब आती है तो कुत्ता समझ जाता है खाना आया नहीं, घंटी के बजने के बाद खाना आता है। तो अब कुत्ता जो भी घंटी बजता था मतलब सोचता था खाना मेरा आ गया। तो कुत्ता जो इतना दिन एक्सपीरियंस किया कि किधर हम जाते हैं तो मेरा पैर दबता है, किस लीवर पर दबता है, किस चीज पर दबता है जो मेरा दरवाजा खुल जाता है और हम खा लेते हैं। कुत्ता दिमाग लगाते लगाते अब कुत्ता फिर भोजन लाया गया और कुत्ता जब सीख गया तो अचानक नहीं होकर के कुत्ता सीखने के बाद सीधे लीवर के पास आता था, लीवर दबाता था, खुल जाता था, खा लेता था। फिर अगले दिन कुत्ता भूखा रहता था और फिर घंटी बजी, कुत्ता उछल कूद करने लगा, मांस का टुकड़ा आया, बस लीवर दबी और लीवर खुद दबा करके निकल जाता था और खा लेता था। इस तरह से यह प्रक्रिया अब कुत्ता सीख गया कि जब भी अब घंटी बजेगी मतलब हमारा भोजन आ गया। जब भोजन आ गया तो कुत्ता सीख लिया है कि इसका ये दरवाजा कैसे खुलता है। आता था इधर से और लीवर दबा करके और खा लेता था कुत्ता मांस का टुकड़ा। समझ में आ गया? तो इसमें कुत्ता ये सीखा कि एक तो लीवर दबाना सीख गया और दूसरा घंटी की आवाज, जब घंटी बजेगी तो मेरा भोजन आ रहा है। दो चीज इन्होंने सीख लिया होगा। बच्चों आप लोग जब कॉलेज आते होंगे, कहीं जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे मदारी का खेल सब होता है, लोग दिखाने आते हैं खेल सब, बंदरों का खेल। बंदर सब कितना टैलेंटेड रहता है और वह अपने मालिकों के साथ कितना एक्सपीरियंस्ड रहता है, कैसे कैसे वह अच्छा चीज सिखा रहता है। इसी सीखने के लिए यह लर्निंग टॉपिक है। जैसे कुत्ता सीख लिया है वैसे बंदरों को भी सिखाया जाता है, बंदर को भी सिखाया जाता है। इसी माध्यम से सिखाया जाता है कि किस तरह से हम क्या करेंगे तो तुमको क्या करना है। तो इस तरह से उसे ट्रेनिंग दिया जाता है तो वह भी सीख जाता है। तो घंटी की आवाज और घंटी की आवाज से इन्होंने अपना कनेक्शन जोड़ लिया, अपना संबंध स्थापित कर लिया कि जब जब अब घंटी बजेगी मतलब मेरा खाना आने वाला है। समझ में आ गया? जब जब घंटी बजेगी मेरा खाना आने वाला है, संबंध जोड़ लिया। और एक और चीज से संबंध जोड़ा हुआ, लीवर। जब भोजन दिख जाएगा तो आराम से आएगा, लीवर दबाएगा, गेट खुलेगा और मांस का टुकड़ा खा लेगा। समझ में आ गया? इस छोटे से स्टोरी से, इस छोटे से प्रयोग से हमें क्या क्या सीख मिलती है, ये होता कैसे है, ये होता कैसे है। तो इस साइड मैंने कुछ आपका टॉपिक लिखा है। ये टॉपिक है यूसीएस। यूसीएस को क्या कहते हैं? अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। क्या कहते हैं? अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। यूसीआर अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, सीएस कंडीशनिंग स्टिमुलस और सीआर कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। मतलब इस सभी चीजों के बारे में जानेंगे कि इस प्रयोग में यह क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो घंटी की जो आवाज है वह क्या है? उद्दीपक है। जब भी घंटी की आवाज क्या हो गया? घंटी की आवाज क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। क्योंकि जब जब घंटी बजती है कुत्ता उद्दीप्त हो जाता है, पिंजरे में उछल कूद इधर उधर करने लगता है। मतलब क्या? उसका शरीर उद्दीप्त हो जाता है, मतलब एक्टिव हो जाता है कि अब हमें कुछ खाना है। तो घंटी की आवाज क्या हो गई? उद्दीपक हो गई। साथ में जब कुत्ते को भूख लगते रहता है तो लार की स्राव होती है, लार की स्राव होती है। तो जब कुत्ता भूखा रहता है तो पहले मैं बता दिया कि भूखे कुत्ता को ज्यादा लार टपकता है। तो जब लार की टपकता है तो वह क्या हो गया? अनुक्रिया हो गया, अनुक्रिया हो गया। लार की स्राव क्या हो गया? अनुक्रिया। घंटी की आवाज उसे उद्दीप्त करता है, मतलब एक्टिव हो जाता है। और लार की स्राव, भूख लगा रहता है, लार का स्राव जो होता है तो स्वाभाविक बात है वह भूखा है और भूखा रहने पे लार की स्राव अधिक होती है, मतलब अनुक्रिया हो रहा है, वास्तविक अनुक्रिया हो रहा है। जब जब उसे मांस का टुकड़ा दिखेगा तो लार का स्राव जो है वह अनुक्रिया कहलाएगा। समझ में आ गया? अनुक्रिया। पैवलव के अध्ययनों के 4 मुख्य अंग है, जो यह चारों मुख्य अंग है। पैवलव के अध्ययन के कितने हैं? 4 मुख्य अंग,
4 मुख्य अंग। पैवलव के जो यह प्रक्रिया है इसमें 4 मुख्य अंग है, जिसमें से सबसे पहला क्या है, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। क्या है, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस में कहता है, इसको हिंदी में स्वाभाविक उद्दीपन। क्या कहता है, स्वाभाविक उद्दीपन। वैसे उद्दीपन को कहा जाता है बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के ही प्राणी में प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। लार बिना प्रशिक्षण का ही गिरता है। हम जो है स्वाभाविक उद्दीपन में क्या करते हैं, यूसीआर अनकंडीशनिंग स्टिमुलस में, कि बिना ट्रेनिंग का ही लार गिरता है। उसे सिखाया गया कि लार तुमको टपकाना है? नहीं सिखाया गया, क्योंकि जब कुत्ते के सामने मांस का टुकड़ा लाने से पहले घंटी बजाई गई, मतलब मेरा भोजन आ रहा है, और लार का शराब होना शुरू। उसे ये नहीं सिखाया गया कि तुम अपने लार का शराब लाओ, लार का शराब लाओ, लार गिराओ। सिखाया गया? नहीं सिखाया गया। इसीलिए इसको कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक, कि जब भी कुत्ते के सामने मांस का टुकड़ा आएगा वह स्वाभाविक रूप से लार का शराब करेगा, लार अपने से मुंह से गिराएगा, जीभ से गिराएगा। समझ में आ गया? यह लार बिना प्रशिक्षण का ही गिरता है, इसे स्वाभाविक अनुक्रिया कहा जाता है। समझ में आ गया? स्वाभाविक उद्दीपन इसे कहा जाता है। अब अगला है स्वाभाविक अनुक्रिया। अगला क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया में कहता है कि स्वाभाविक अनुक्रिया वैसे अनुक्रिया को कहा जाता है जो स्वाभाविक उद्दीपन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। स्वाभाविक उद्दीपन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भोजन देखकर कुत्ते के मुंह में लार का स्राव आना स्वाभाविक अनुक्रिया है। समझ में आ गया? ऊपर वाला क्या था, स्वाभाविक उद्दीपन, इसे स्टिमुलस। स्वाभाविक उद्दीप्त होता है हमारा शरीर उसको देख करके, भोजन को देख करके। और दूसरा है स्वाभाविक अनुक्रिया, यूसीआर अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, मतलब वास्तविक है, स्वाभाविक है कि कुत्ते मांस का टुकड़ा देख करके उसके जीभ से लार गिरेगा ही गिरेगा। इसको कहते हैं अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, यूसीआर अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स कहते हैं। दूसरा 2 नंबर को अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। तीसरा है सीएस कंडीशनिंग स्टिमुलस। कंडीशनिंग स्टिमुलस को हिंदी में संबंधित उद्दीपक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक मतलब सीएस को क्या कहते हैं, अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। कहता है अनुबंधित उद्दीपक वैसे उद्दीपक को कहा जाता है जिसे यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ या उससे कुछ सेकंड पहले लगातार कुछ प्रयासों तक दिया जाता है तो वह उद्दीपक भी स्वाभाविक उद्दीपक के समान ही अनुक्रिया करने लगता है। कहता है कि अगर हम उसे सिखा रहे हैं घंटी की आवाज से, उसके बाद भोजन आएगा, लगातार इस तरह से करेंगे तो वह सीख तो जाएगा ही, लेकिन वह सीख गया। लेकिन अगर हम उसके जगह मांस का टुकड़ा नहीं ला करके घंटी बजाएंगे और मांस के ही साइज का, मांस के ही कलर का कोई दूसरा चीज ले आएंगे, फिर भी कुत्ता उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। समझ में आ गया? क्योंकि वो समझेगा कि अब मैं घंटी बजी है तो हमको भोजन आएगा ही आएगा, क्योंकि पहले से आदत लगते आ गया है। जब आदत लग गया है उसके बाद क्या होता है कि कुत्ता समझ जाता है कि मांस का टुकड़ा ही होगा, चाहे वह मांस का टुकड़ा हो या नहीं हो, फिर कुत्ता वैसा ही अनुक्रिया करता है, लीवर दबाता है, गेट खोलता है, आता है। और जैसे मांस खा लेता था पहले, मांस वो है नहीं इस बार, लेकिन मांस के ही तरह का, मांस के ही साइज का, मांस के ही क्या कहते हैं उसको, साइज का, कलर का वो टुकड़ा दे देते हैं, उसके प्रति वह अनुक्रिया करना शुरू कर देता है, उद्दीप्त हो जाता है। चौथा है अनुबंधित अनुक्रिया। अनुबंधित अनुक्रिया को कहते हैं कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। अनुबंधित अनुक्रिया होता है कि जब अनुबंधित उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ संयोजित किया जाता है, एक साथ संयोजित किया जाता है, तो कुछ प्रयासों के बाद अनुबंधित उद्दीपक के प्रति प्राणी ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि वह वास्तविक उद्दीपक के साथ व्यवहार करता है। जब मैंने बताया कि कुछ प्रयासों के बाद जब इस तरह से होने लगता है तो प्राणी वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि इस तरह से होता है। आप लोग मानते हैं, आप लोग सफर करते हैं, कहीं ट्रेन से सफर करते हैं और कोई ट्रेन ऐसा है जो 10:47 पर रेगुलर पटोरी जंक्शन आती है। 10:47 उसका टाइम है पटोरी जंक्शन आने का, और वह आती है, सब दिन टाइम से आ जाती है, लेकिन एक दिन वह टाइम से नहीं आती है, लेट आती है।
तो हम क्या करते हैं कि हम तो 10:47 के ही हिसाब से स्टेशन पहुंच जाते हैं। ट्रेन भले लेट आती है तो हमको रेगुलर जाना है, तो सब दिन हम पहुंच जाते हैं 10:47 में, और ट्रेन आ जाती है 10:47 में, बैठकर चले जाते हैं। लेकिन कई बार जनहित लेट आती है, तो लेट जब आती है तो हम तो उसी टाइम से पहुंचे हैं ना, मतलब यह स्वाभाविक अनुक्रिया है कि ट्रेन जिस टाइम से आती है हम उसी टाइम पहुंचते हैं, उसके बाद नहीं पहुंचते हैं। समझ में आ गया? मेरा कंसेप्ट क्लियर रहता है कि हमको उसी समय पहुंचना है। तो ये है पैवलव का क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें इन्होंने यह बताया कि प्राणी मीन्स पशु भी हो सकते हैं और मानव भी हो सकता है, उसको सिखाने के लिए उसको उद्दीप्त करते हैं, और उद्दीप्त करने के साथ उससे संबंध जोड़ता है कुत्ता। इस लर्निंग थ्योरी में, लर्निंग चैप्टर में, क्लासिकल कंडीशनिंग में कुत्ता किस किस चीज से संबंध बनाया है? एक तो घंटी से संबंध बना लिया है, और दूसरा लीवर से। जब घंटी बजेगी कुत्ता आएगा, लीवर के सामने दबाएगा और ये मांस का टुकड़ा खा लेगा। समझ में आ गया बच्चों? तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग था। इसके बाद हम लोग जो और आगे टॉपिक है लर्निंग का, उस पर चर्चा करेंगे फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए, और जो भी बच्चे असाइनमेंट अभी तक जमा नहीं किए हैं कॉलेज सब में, अपनी यूनिवर्सिटी सब में, तो वो सब जमा कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी जो लर्निंग का चैप्टर चल रहा है, लर्निंग के टॉपिक में हम लोग थॉर्नडाइक का थ्योरी पढ़ लिए हैं, ट्रायल एंड एरर, क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ लिए हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और आज हम लोग पढ़ेंगे इनसाइट थ्योरी के बारे में। इनसाइट थ्योरी के जनक कोहलर को माना जाता है। कोहलर एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपना प्रयोग मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण दिया है। उनके अगर प्रयोग के बारे में जानेंगे, समझेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और जल्दी से मनोविज्ञान समझ में आएगा कि उन्होंने किस तरह से, किस पर सिखाने के लिए व्यक्ति प्रयोग किया है, किस चीज पर प्रयोग किया है। इस सभी चीजों पर चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। तो जो भी लोग इस वीडियो में पढ़ाई कर रहे हैं, इस वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, या कॉलेज में आकर के पढ़ाई कर रहे हैं, रूबरू होकर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो सभी लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि इनसाइट थ्योरी जो है ना, वह व्यक्ति का दिमाग अचानक से सूझ ला देती है दिमाग में कि यह काम ऐसे किया जा सकता है। जैसा कि आप बोर्ड पर देखेंगे तो इनसाइट थ्योरी को हिंदी में सूझ का सिद्धांत कहते हैं। इनसाइट थ्योरी को हिंदी में क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत। क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत। इनसाइट थ्योरी को हिंदी में सूझ का सिद्धांत कहते हैं, या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, मतलब अंदर में देखने का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। सूझ का सिद्धांत, और हिंदी में दो नाम है, एक सूझ का सिद्धांत और दूसरा है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इंग्लिश में अगर कोई पूछेगा तो वो है इनसाइट थ्योरी, इसको कहते हैं। इनसाइट थ्योरी के बारे में अगर आपसे पूछेगा कि यह इनसाइट थ्योरी किसका है, कौन से मनोवैज्ञानिक का है, तो आपको बताना है कोहलर का। किसका? कोहलर का है। एक मनोजनक इसका कौन है? कोहलर। इनसाइट थ्योरी के जनक कौन है? कोहलर। कोहलर प्रयोग करता है इसमें। क्या है? प्रयोग करता है। इन्होंने जो प्रयोग किया, कब किया? 1912 ईस्वी में प्रयोग किया। 1912 ईस्वी में इनसाइट थ्योरी के माध्यम से कोहलर ने एक अपना प्रयोग किया। किस चीज पर प्रयोग किया? तो प्रयोग किया, उसके पहले हम जानना ये जरूरी है कि इसके प्रतिपादक है वर्दीमर। कौन है? वर्दीमर। और सहयोगकर्ता कौन है? कॉफ्का। आप जब कोई काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो आपको सपोर्ट करने के लिए कुछ अच्छे लोग आते हैं, कुछ अच्छे मित्र आते हैं, ताकि आप उस काम को अच्छे से कर सके, या आपको उनका जरूरत होता है तो आप उन्हें बुलाते हैं। जब कोहलर ने यह प्रयोग कर रहा था, तो प्रयोग करते समय इन्हें सहयोग की भी आवश्यकता पड़ी, और प्रतिपादक कौन है? वर्दीमर, और सहयोग के लिए कॉफ्का को कोहलर ने रखा। इन सभी चीजों का जो वर्णन है वह एक गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। समझ में आ गया? गेस्टाल्टवाद जिसको कह सकते हैं गेस्टाल्टवाद कह सकते हैं। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है
और इसका जनक कौन है? कोहलर है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक कोहलर है। सीटेट में भी ये क्वेश्चन आता है, बीएड वाले बच्चों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सीटेट का एग्जाम होने वाला है फरवरी में, उसके लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जो है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इसमें गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में कहता है कि जब तक समस्या दिखाई नहीं देगा तब तक हल नहीं होगा। आपके पास जब कोई समस्या ही नहीं है तो उसका हल करना जरूरी है? नहीं। आप आराम से सोए रहते हैं। जब आपके पास, किसी भी व्यक्ति के पास जब कोई समस्या आता है तब वह हल उसका ढूंढने लगता है। जैसे मुझे बहुत जल्दी कोई सा जॉब की जरूरत है, मेरा पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उस, मेरा सब परिवार में समस्या चल रहा है तो समस्या का निर्माण तो हो गया, तो उसके लिए हल ढूंढेंगे हम। तो हल ढूंढने के लिए हमको क्या करने का, समाधान ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको तुरंत उठना होगा और तैयार व्यार होकर हमको दोस्तों से, कुछ खास लोगों से कुछ मिलना होगा कि मुझे जॉब की आवश्यकता है, मुझे कोई भी जॉब जल्दी चाहिए, प्राइवेट हो सरकारी हो कुछ भी। उसके बाद मुझे पैसों की आवश्यकता है तो हम दोस्तों से मिलेंगे, बड़े बड़े कंपनी के पास जाएंगे, फैक्ट्री वाले के पास जाएंगे, नहीं होगा तो छोटे छोटे दुकानदार के पास जाएंगे कि अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे आप दे दीजिए। तो ये समस्या समाधान करने का रास्ता है। जब तक समस्या नहीं होगी तब तक हमारे पास समाधान ढूंढने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि समस्या जब तक व्यक्ति के जीवन में रहता है। आप सुनते होंगे कि रिक्शा चालक का बच्चा, रिक्शा चालक का बेटा बेटी ये बन गया, ये वो बन गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, अधिकारी बन गया, ये आप सुनते होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा समस्याएं देखी है और उसी समस्या को देख करके उसे बहुत ज्यादा पढ़ने का मन करता है, बहुत ज्यादा लिखने का मन करता है, बहुत ज्यादा कुछ कर जाने का मन करता है, तभी वह जल्दी से आगे बढ़ता है। जो सुखी संपन्न परिवार होते हैं, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती है, तो उनके पास तो कोई समस्या है ही नहीं, तो फिर वो समाधान कहां से ढूंढेगा? समाधान ढूंढने के लिए समस्या का होना जरूरी है। तो गरीब वर्गों में क्या होता है कि उनके पास जन्म से लेकर के और जब तक वो बड़े होते हैं वह समस्या से घिरे होते हैं। उसके पास अच्छे कपड़ा नहीं रहता है, वो भी समस्या है। पढ़ने लिखने के लिए जाता है, उसके पास अच्छा ड्रेस नहीं, बैग नहीं, स्कूल किताब नहीं, ये सब समस्या जो है वह अपने आंखों से देखा हुआ रहता है और वही सभी समस्या को याद कर करके वो व्यक्ति पढ़ता है, मेहनत करता है, तभी वह आगे कामयाब होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इनसाइट थ्योरी में, सूझ के सिद्धांत में, कि जब तक हमारे पास समस्या नहीं रहेगी तब तक हम उसका समाधान नहीं ढूंढते हैं तो उस समस्या का समाधान होता भी नहीं है। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में यही कहता है कि जब तक समस्या दिखाई नहीं देगा तब तक हल नहीं होगा। समझ में आ गया बच्चों? अब बात करते हैं कि इन्होंने प्रयोग किए। इन्होंने किस पर प्रयोग किए? तो इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किए। किस पर प्रयोग किए? प्रयोग चिंपैंजी पर किया। चिंपैंजी, इन्होंने किस पर प्रयोग किया? चिंपैंजी पर। चिंपैंजी, बनमानुष पर प्रयोग किया। और कितने बनमानुष पर प्रयोग किया? तो 6 बनमानुष पर प्रयोग किया। कितने बनमानुष पर? 6 बनमानुष पर प्रयोग किया। 6 बनमानुष पर जो प्रयोग किया, उस 6 बनमानुष में से सबसे जो अच्छा बनमानुष उनको मिला और सबसे अच्छा प्रयोग हुआ वह सुल्तान नाम के बनमानुष पर। सुल्तान नाम के चिंपैंजी था, सुल्तान नाम के चिंपैंजी था, उस पर प्रयोग कोहलर का अच्छा रहा, एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया और इसका 2 प्रयोग हुआ। पहला प्रयोग है, कहानी ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक चिंपैंजी को, सुल्तान नाम के बनमानुष को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उसको भूखा रखा गया और भूखा रखने के साथ साथ क्या किया गया? छत में जहां पंखा लटकाते हैं वहां पर क्या किया कि केला लटका दिया गया है। समझ में आ गया? केला लटका दिया गया और उस रूम में 2 छोटा छोटा छड़ी रख दिया गया। छड़ी मीन्स
जिसको स्टिक कहते हैं, और दो छोटा छोटा लकड़ी रख दिया गया, इतना बड़ा बड़ा लकड़ी रख दिया गया, इतना बड़ा बड़ा लकड़ी रखा जिसको जोड़ने पर वह पा सकता है, छू सकता है, केला तोड़ सकता है। तो दो छोटे छोटे रख दिए गए लकड़ी, और प्रयोग शुरू होता है। बनमानुष पहले से उसमें है, भूखा है, और केला छत से बांधा हुआ है। बनमानुष को जब भूख लगी तो केला देख रहा है उसके रूम में, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा है। बहुत उछल कूद किया, उछल कूद करते करते कभी कभी खिड़की से चढ़ के उस पर लपक मारता था, कभी उस पर दीवार पर चढ़ के उस पर लपक मारता था, लेकिन वहां तक केला तक, छत से लगा केला तक वह पहुंच नहीं पाता था। जब पहुंच नहीं पाता था तो वह हार गया, थाक गया और मायूस होकर के बैठ गया। जब बैठ गया, क्योंकि भूखा था, थक गया जल्दी, और अचानक जब भूखा था तो अचानक उसके दिमाग में एक सूझ आई। सूझ मतलब कई बार क्या होता है ना कि अचानक से दिमाग में बात आ जाना और काम बन जाता है। अचानक से चिंपैंजी के, सुल्तान नाम के चिंपैंजी के दिमाग में एक सूझ आई कि सामने दो लकड़ी दिखाई दिया, और उस दो लकड़ी को उन्होंने लकड़ी लेकर के, पहले एक लकड़ी ले लेकर ऐसे मारने लगा, तो पा नहीं रहा था, चुम नहीं रहा था। तो एक लकड़ी से जब पार छत को छू नहीं रहा था तो केला गिर ही नहीं रहा था। तो फिर से वो मायूस होकर के बैठ गया। फिर अचानक से उसके दिमाग में एक सूझ आई कि नहीं, एक और है, इसको अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो पा सकते हैं, हम पा सकते हैं, केला को उतार सकते हैं। तो ठीक वैसा ही दिमाग लगाया। वह रस्सी रखा हुआ था और उस रस्सी से दोनों लकड़ी को, दोनों स्टिक को, दोनों छड़ी को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद वह केला पर ऐसे मारा, केला गिरा और वह आसानी से खा लिया। कहने का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति कोई समस्या से अगर जुड़ा होता है तो वह तनाव में आता है, टेंशन में आता है, मायूस हो जाता है, और अचानक से भी उसके दिमाग में सूझ आ जाती है, अचानक से दिमाग आ जाता है कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसे मेरा काम हो जाएगा। हम चिंपैंजी कैसे सोचा कि दोनों को अगर हम लकड़ी को जोड़ के अगर हम उसे मार देंगे तो मेरा केला गिर जाएगा और हम खा लेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि चिंपैंजी यह सीख गया, अचानक उसके दिमाग में ये बात आ गई कि हम केला को कैसे उतार सकते हैं। अचानक दिमाग में सूझ आ गई। तो जो अचानक से सूझ आती है, एकदम बेहद से सूझ आती है, मतलब वह क्या है, कौन सा थ्योरी है, सूझ का सिद्धांत है। समझ में आ गया। अचानक से जो कुछ भी दिमाग में आ जाए, आपके पास बहुत सारे जीवन में काम होते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन आपके पास समस्या है और उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो कई बार क्या होता है कि अचानक से एक दिमाग में सूझ आती है और उस समस्या को समाधान करने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं और आसानी से उस समस्या का समाधान कर पाते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह जो प्रयोग है यह आप समझ गए होंगे कि कोहलर ने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया। एक कमरे में केला बांध दिया गया छत से लगा करके, उसमें दो डंडे रख दिए गए और रस्सी रख दिए गए। चिंपैंजी भूखा था, पहले उछल कूद किया, नहीं पाया, तो दोनों को अचानक से उसके दिमाग में सूझ आई, इसीलिए सूझ का सिद्धांत है। अचानक से सूझ आई और उसके बाद केला उतार करके खा लिया। मतलब उसके पास समस्या आई तभी वह समाधान ढूंढना शुरू किया। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। बंदर ने वैसा ही किया, तब तक चलते रहा, तब तक मेहनत किया जब तक कि वह केला उतार करके खा नहीं लिया। तो उनको जब समझ में आ सकता है, बंदर को जब समझ में आ सकता है, तो हम आप तो इंसान है बच्चों, हम आपको ये काम बहुत ही अच्छा से करने आना चाहिए। इन्होंने इस काम को कैसे किया, हम लोग इस काम को कैसे करते हैं, इस पर थोड़ा सा नजर डालेंगे। तो देखिए, कहता है कि सबसे पहले लक्ष्य का होना जरूरी है। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, लक्ष्य का होना जरूरी है। अगर लक्ष्य नहीं होगा तो आप
भर दिन इधर उधर घूम घूम के आएंगे और फिर से घर में खाना खा करके 1.5 GB डाटा खत्म करके सो जाएंगे। लेकिन जब आपके पास लक्ष्य होगा तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी आप अग्रसर रहेंगे, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी आप मेहनत करना शुरू कर देंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है लक्ष्य आपको निर्धारित करना होता है कि मेरे पास ये हमको बनना है, ये हमको करना है। जब लक्ष्य को आप प्राप्त करने के लिए सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे, पहला कदम बढ़ाएंगे, तो हर एक कदम पर बाधा ही बाधा आएगी। हर एक कदम जो बढ़ाएंगे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो समस्या ही समस्या आएगी, बाधा ही बाधा उत्पन्न होती है। तो ये हो गया बाधा। पहले तो लक्ष्य को प्राप्त कर, लक्ष्य हमको क्लियर होना चाहिए कि हमको बढ़ना क्या है, हमको करना क्या है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हम बढ़ते हैं आगे, जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है कि बाधा आना शुरू हो जाता है। और जब बाधा आता है तो तनाव उत्पन्न हो जाता है। जब बाधा आता है तो क्या होता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, टेंशन हो जाते हैं। आपके घर के बगल में या आप ही अगर घर बनाने लगते हैं तो पड़ोसी बाधा डाल देते हैं, तो पड़ोसी बाधा डाल देते हैं तो टेंशन हो जाता है ना, तनाव उत्पन्न हो जाता है। तनाव उत्पन्न हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उस तनाव को दूर करने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए, बाधा को दूर करने के लिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं। संगठन के माध्यम से क्या कहते हैं कि कुछ लोगों को बैठाते हैं, संगठन, पंचायती जिसको कहते हैं हम लोग गांव में, तो एक जगह बैठाते हैं, पंचायत बुलाते हैं और उस पंचायत में उसका निराकरण होता है। तो जब संगठन बनाते हैं और उसी में इस समस्या का समाधान हो जाता है, बाधा हमारा उत्पन्न हो जाता है, तो हमारा बाधा जब खत्म हो गया तो उसके बाद तो मेरा काम हो गया, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। जब एक बार लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तो उसके बाद बार बार पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। जब इस रास्ते से एक बार लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तो लोग बार बार लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुनरुत्थान यही उत्पन्न करेंगे, यही रास्ता अपनाएंगे। पहले लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, फिर बाधा आएगा, बाधा आएगा तो तनाव उत्पन्न होना है। जब तनाव उत्पन्न होगा तो हम पंचायत बुलाएंगे यानी संगठन को बुलाएंगे, और जब संगठन को बुलाएंगे तो हमारा काम इसी तरह से होता रहेगा। तो ये है कोहलर का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, जिसको हिंदी में सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे इस क्लास को, और हम लर्निंग के एक एक टॉपिक को हम अच्छे ढंग से ले रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, ताकि भविष्य में आप लोग भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। एक बार फिर से सभी बच्चों को स्वागत है इस ANDC LNMU एजुकेशन के चैनल पर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल पर साइकोलॉजी, पेडागोजी ऑफ साइकोलॉजी और ग्रेजुएशन से लेकर के PG से लेकर के सीटेट के BEd के सभी बच्चों के लिए क्लास लेता हूं साइकोलॉजी का। अब इससे अभी जो फिलहाल लर्निंग की चैप्टर चल रही है, लर्निंग की चैप्टर में हम लोग थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा, पैवलव का सिद्धांत पढ़ा, कोहलर का सिद्धांत पढ़ा, थ्योरी पढ़ा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे स्किनर का थ्योरी। लर्निंग में स्किनर का थ्योरी भी बहुत मायने रखता है। स्किनर के थ्योरी का क्या नाम है, स्किनर ने किस किस पर प्रयोग किया, इस सभी चीजों पर हम लोग आज इस वीडियो में, आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। यह लर्निंग का चैप्टर चल रहा है, लर्निंग के चैप्टर का यह चौथा यह क्लास है जो आपके पास यह वीडियो जाएगा। अब हम लोग सीधे बोर्ड पर नजर डालेंगे कि BF स्किनर ने क्या क्या काम किया है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले BF स्किनर ने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, या उसी का दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। ये जो थ्योरी दिए हैं, दो तरह के थ्योरी नहीं दिए हैं, उसी का नाम दो है, उसी थ्योरी का नाम दो है। एक का नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और दूसरा का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग। दोनों के जनक कौन है, BF स्किनर है। दोनों के जनक कौन है, BF स्किनर है। BF स्किनर ने किस पर प्रयोग किया, तो BF स्किनर ने दो प्रयोग किए। एक तो किया 1930 ईस्वी में चूहा पर, और 1943 ईस्वी में कबूतर पर प्रयोग किया। समझ में आ गया, दो प्रयोग किए हैं BF स्किनर ने। एक प्रयोग किस पे किया है,
एक प्रयोग किया है चूहा पर 1930 ईस्वी में। कब किया? 1930 ईस्वी में। और दूसरा प्रयोग किया कबूतर पर, वह कब किया? 1943 ईस्वी में। इसीलिए प्रयोग पे लिखा हुआ है चूहा पर किया 1930 में, कबूतर पर किया 1943 में। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। समझ में आ गया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत उसको हिंदी में कहते हैं। किसको? ऑपरेंट कंडीशनिंग को और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। बीएफ स्किनर ने दो प्रयोग किए, चूहा पर 1930 में और कबूतर पर 1943 में प्रयोग किए हैं। इन्होंने एक वर्ड दिए हैं, एक किताब लिखी थी टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में। इन्होंने टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में दो ऐसे वर्ड का यूज किया है जो मनोविज्ञान के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। माइक्रो टीचिंग का इन्होंने वर्णन किया है और दूसरा है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। दूसरा क्या है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। पहला का नाम है माइक्रो टीचिंग और दूसरा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। जब माइक्रो टीचिंग होती रहती है बीएड वाले बच्चों का, सीटेट वाले बच्चों का, तो माइक्रो टीचिंग होती है। और ये माइक्रो टीचिंग का जिक्र, माइक्रो टीचिंग का वर्ड का जन्म किसने दिया? बीएफ स्किनर ने अपने बुक में दिया, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में इसका वर्णन किया है। अब ये जो दो नाम आप देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसको और कई नामों से जानते हैं। और किन किन नामों से जानते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के जनक कौन है? तो बीएफ स्किनर। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के जनक कौन है? तो बीएफ स्किनर। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ देगा कि आरएस थ्योरी के जनक कौन है, तो आपको पता रहेगा तब ना। तो ये सभी नामों से जाना जाता है बीएफ स्किनर के थ्योरी को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आरएस थ्योरी कौन से मनोवैज्ञानिक का है, तो बीएफ स्किनर का है। अगर पूछेगा कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसका है, तो बीएफ स्किनर का है। अगर पूछेगा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, तो बीएफ स्किनर का है। अगर पूछेगा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसका है, तो बीएफ स्किनर का है। अगर पूछ देगा एग्जाम में नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, तो बीएफ स्किनर का है। मतलब इन सभी नामों से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इस सभी के जनक कौन है? बीएफ स्किनर है। इस सभी के जनक या पिता इसको कह सकते हैं, इस थ्योरी के पिता कह सकते हैं, थ्योरी के जनक कह सकते हैं बीएफ स्किनर। समझ में आ गया? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग को हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। उस सिद्धांत को कई सारे नामों से जानते हैं, जो यहाँ पे 5 नाम अवेलेबल है। समझ में आ गया? अब बात कर लेते हैं, इन्होंने पुनर्बलन और रीइंफोर्समेंट जैसे वर्ड दिए हैं। कौन सा वर्ड दिए हैं? रीइंफोर्समेंट जैसे वर्ड दिए हैं। सबसे पहले बीएफ स्किनर के बारे में थोड़ा सा जानकारी तो रहना ही चाहिए। बीएफ स्किनर जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहां के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अमेरिका में गुजारा। अपना ज्यादा से ज्यादा समय कहां बिताया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में बिताया। इनका जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांत को आप जानते ही हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में यह सबसे ज्यादा समय दिया, वहीं पर पढ़ा लिखा और वहां पर ज्यादा समय बिताया। इन्होंने चूहा पर 1930 में और कबूतर पर 1943 में प्रयोग किया। स्किनर ने किताब दिया टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में 2 वर्ड दिए, एक माइक्रो टीचिंग का और दूसरा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों? 2 वर्ड दिए। उसके बाद क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को इन सभी नामों से जानते हैं, हम लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने वर्ड दिया रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। रीइंफोर्समेंट को हिंदी में कहते हैं पुनर्बलन, मतलब दोबारा। पुनर्बलन किसे कहते हैं? एक ऐसी प्रक्रिया जो हम बार बार दोहराते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो हम बार बार दोहराते हैं उसे पुनर्बलन कहते हैं। समझ में आ गया? अगर कोई पूछ देगा रीइंफोर्समेंट किसे कहते हैं या पुनर्बलन किसे कहते हैं, तो उसको जवाब देना होगा, मुझे बताना होगा, आपको बताना होगा कि किसी भी प्रक्रिया को, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे बार बार दोहराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे पुनर्बलन कहते हैं। वैसे तो पुनर्बलन के जनक सीएल हल है। कौन है? सीएल हल है। लेकिन इस पर प्रयोग किसने किया? तो इस पर प्रयोग बीएफ स्किनर ने किया। समझ में आ गया? जनक कौन है? सीएल हल। लेकिन इस पर प्रयोग किसने किया? तो इस पर प्रयोग किया
स्किनर ने। यह दो प्रकार का होता है। स्किनर का जो थ्योरी है वो कितने प्रकार का, दो तरह का होता है। एक का नाम है धनात्मक पुनर्वलन और दूसरा का नाम है ऋणात्मक पुनर्वलन। क्या क्या है, धनात्मक पुनर्वलन और ऋणात्मक पुनर्वलन। समझ में आ गया बच्चों। चूहा, एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि चूहा तथा कबूतर वाले बॉक्स को क्या नाम दिया था। तो चूहा तथा स्किनर वाले बॉक्स को स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं। कौन सा बॉक्स के नाम से जानते हैं, स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शुरुआत थॉर्नडाइक के प्रभाव नियम से हुआ। थॉर्नडाइक का जब हम प्रभाव नियम यानी पढ़ा रहे थे ट्रायल एंड एरर, उसमें बताए थे कि थॉर्नडाइक के तीन प्रमुख नियम है, प्रभाव के नियम, अभ्यास के नियम, तत्परता के नियम। तो यह जो स्किनर ने यह सिद्धांत लाया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, यह कहां से लाया, थॉर्नडाइक के प्रभाव नियम से लाया है, जिसका विकास स्किनर पशु शोध के आधार पर हुआ। और इसमें बताया गया कि प्राणी किसी खास व्यवहार या अनुक्रिया तथा उसके होने वाले परिणाम के बीच साहचर्य को सीखता है। प्राणी कैसे सीखता है, जैसे कोई काम कर रहा है और उससे वह काम होता कैसे, उससे वह साहचर्य संबंध बना लेता है। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक प्राणी किसी खास व्यवहार या अनुक्रिया तथा उसके होने वाले परिणाम के बीच साहचर्य बना। खास, खास मतलब खास व्यवहार, कोई व्यक्ति अगर खास व्यवहार कर रहा है मतलब वह कुछ ना कुछ साहचर्य को बना रहा है, अपने जोड़ रहा है अपने आप को किसी चीज से। साहचर्य को व्यवहार हो गया, अनुक्रिया हो गया, वह काम भी कोई करता है तो उसी ढंग से करता है ताकि साहचर्य को बनाया जा सके। उसके होने वाले परिणाम के बीच साहचर्य को सीखता है। पुनर्वलन के ठीक उल्टा क्या है, दंड है। पुनर्वलन के ठीक उल्टा क्या है, दंड है। मान के चलते हैं आपको साइकिल चलाना नहीं आता है, समझ में आ गया, आप साइकिल सीख रहे हैं और साइकिल जब सीख रहे हैं तो एक बार गलती होती है, साहचर्य का अर्थ हम समझा रहे हैं, एक बार जो गलती होती है साइकिल चलाने में, तो नेक्स्ट टाइम फिर हम जब चलाते हैं या अगले कुछ ही समय के बाद चलाते हैं तो वो बात हम ध्यान रखते हैं कि हम क्या गलती किए थे जिसके कारण से हम गिर गए थे, तो इस बार उस गलती को नहीं करना है। वही जो गलती बच्चा समझ लेता है कि यह गलती मुझे नहीं करना है, मतलब साहचर्य से संबंध बना रहा है, तभी तो वह सीखेगा। अगर पिछले गलती को वो ध्यान में रखेगा ही नहीं तो आगे वह सीख नहीं सकता है। कुछ भी चीज सीखने के लिए अगर एक बार हम फेल होते हैं तो पिछले वाले को हमको ध्यान में रखना है कि पिछले टाइम हम किस कारण से फेल किए थे। अगर यह कारण मुझे पता चल गया मतलब साहचर्य संबंध मेरा बन गया। समझ में आ गया बच्चों। तो पुनर्वलन के ठीक उल्टा क्या है, दंड है। कई बार तो बार बार करने से सीख जाता है और कई बार दंड, डर के मारे से, दंड मीन्स डर, पनिशमेंट, डर के मारे से भी बच्चा सीखता है, डर के मारे से भी व्यक्ति सीखता है, डर के मारे से भी वह ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में कर्मचारी काम करते हैं। क्या मतलब, डर एक होता है ना पनिशमेंट, उसके डर से व्यक्ति का काम होता है। कहता है विपरीत दंड से व्यवहार या अनुक्रिया की दर कमजोर हो जाती है। पुनर्वलन के समान भी दंड दो प्रकार का होता है। अगर हम किसी को डरा कर धमका करके रखेंगे तो कई बार निगेटिव हो जाता है और कई बार पॉजिटिव हो जाता है। कई बार पॉजिटिव इस दृष्टि से होता है, हम कहते हैं कि जो आदमी काम नहीं करेगा उसको कंपनी से निकाल देंगे, तो इस डर से कई कर्मचारी अच्छे से काम करते हैं, मतलब वह सीख लेते हैं। जिसको नहीं भी आते रहता है और लगातार करता है, ईमानदारी से काम करता है, तो वह सीख लेता है, साहचर्य संबंध बन जाता है। कई बार निगेटिव प्रभाव पड़ता है कि अगर वो नहीं सीख पाता है, नहीं कर पाता है, तो कंपनी वाले उसे निकाल देते हैं, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ गया, कंपनी में आदमी भी घट गया और उस व्यक्ति का सैलरी भी नहीं मिलेगा, उसका जॉब भी चला गया। तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है इस साहचर्य को बनाने में, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में। समझ में आ गया। धनात्मक दंड क्या होता है, ऋणात्मक दंड क्या होता है, समझ में आ गया। अगर धनात्मक दंड हमें देना है तो कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति, कर्मचारी, कंपनी में काम करने वाले जो अच्छा काम करेगा उसको हम अच्छा पुरस्कार देंगे, मतलब धनात्मक दंड हो गया। समझ में आ गया। ऋणात्मक दंड, अगर जो काम नहीं करेगा उसको हम कंपनी से निकाल देंगे, ये क्या हो गया, ऋणात्मक दंड। समझ में आ गया। कहते हैं कि इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया गया कि व्यक्ति अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने की दिशा में पहले छोटी छोटी अनुक्रियाएं करता है। व्यक्ति अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में क्या करता है, छोटी छोटी, कहता है कि छोटे छोटे कदमों से ही ऊपर जाया जा सकता है।
कामयाबी पाने के लिए पहले सीढ़ी से शुरुआत करना पड़ता है। तो पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, चौथा पैरी जिसको कहते हैं पैर रखने वाला। तो ये क्या हो गया कि इसी से धीरे 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 अगर अगर हमें कामयाब होना है तो छोटी छोटी अनुक्रियाएं करना होगा। कोई बड़ा काम करके व्यक्ति तुरंत कोई बड़ा नहीं बन जाता है, छोटा छोटा काम करना पड़ता है तभी वो आगे बढ़ता है। इसीलिए इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया गया कि व्यक्ति अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने की दिशा में पहले छोटी छोटी अनुक्रियाएं करती है। प्रत्येक छोटी छोटी अनुक्रियाएं के बाद उसे पुरस्कार मिलता है। प्रत्येक छोटी छोटी अनुक्रियाएं के बाद उसे क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है, पुरस्कार मिलता है, रिवार्ड मिलता है। और इस तरह से वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। जैसे हमको कोई चीज अचीव करना है तो छोटी छोटी अनुक्रिया करेंगे। जब एक काम मेरा हो गया तो उसका रिवार्ड, पुरस्कार मिलना चाहिए, तो उसका मनोबल बढ़ेगा उस बच्चा का। फिर कहेंगे तुम आगे और अच्छा करोगे तो और तुम्हें मिलेगा। फिर वह बच्चा कुछ अच्छा काम करता है, अगले क्लास में टॉप करता है, फिर वहां पर उसको रिवार्ड या पुरस्कार दिया जाता है। मतलब इस तरह से धीरे 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 बच्चा को मनोबल बढ़ जाता है तो वह अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच पाता है। इसीलिए कहता है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटी छोटी अनुक्रियाएं, छोटी छोटी व्यवहार करनी होती है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था किनका थ्योरी? ये था स्किनर का थ्योरी, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। इसमें दो प्रयोग है, चूहा पर, कबूतर पर। चूहा को कैसे एक क्या कहते हैं उसमें बंद कर देता है, क्या कहते हैं उसको, भूल भुलैया में। चूहे को भूल भुलैया में डाल दिया जाता है और चूहे को उसमें छोड़ दिया जाता है। वहां प्रत्येक बंद दरवाजे के पास वहां पे क्या रखा रहता है? दाना रखा रहता है। फिर वहां से बंद दरवाजा रहता है तो फिर वो दूसरे रास्ता जाता है। मतलब फिर वहां कुछ रखा रहता है, खा लेता है, रेस्ट करता है, फिर आगे बढ़ता है। मतलब वह उसे जगह जगह जो दाना मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, वह क्या है? रिवार्ड है, वह क्या है? पुरस्कार है। तो इस तरह से उसका मनोबल बढ़ते जाता है और धीरे 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 वो भूल भुलैया से निकल ही जाता है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जिसको हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इसको 5 इस नाम से जानते हैं। और इनका जनक कौन है? बीएफ स्किनर है। हेलो बच्चों, लर्निंग के क्लास में फिर से आप सभी को स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि अभी जनरल साइकोलॉजी के अंतर्गत लर्निंग चैप्टर चल रही है। लर्निंग में हम लोग थॉर्नडाइक का पढ़ लिए हैं सिद्धांत, उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ लिए हैं पैवलोव का, उसके बाद स्किनर का, बीएफ स्किनर का पढ़ लिए हैं, और एक और सिद्धांत पढ़ लिए हैं। 4 सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम लोग। आज 5वां सिद्धांत पढ़ रहे हैं लर्निंग का, जिस थ्योरी का नाम है, जिसके सिद्धांत का नाम है, क्या नाम है? उनके सिद्धांत का नाम है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। क्या नाम है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को हिंदी में अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को हिंदी में क्या कहते हैं? अवलोकन सीखना कहते हैं। क्या कहते हैं? अवलोकन सीखना या अवलोकन अधिगम कहते हैं। उसी का दूसरा नाम क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब समझ में आ गया? अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक कौन है, तो कौन होगा? अल्बर्ट बंडूरा। कौन होगा? अल्बर्ट बंडूरा। यहां पर मैं नाम लिख चुका हूं, अल्बर्ट बंडूरा होगा। कौन होगा? अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक कौन है? तो अल्बर्ट बंडूरा। अवलोकन सीखना के जनक कौन है? थ्योरी देने वाले कौन है? तो अल्बर्ट बंडूरा। समझ में आ गया? कुल मिलाकर के बात यह आती है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के जो जनक है वह अल्बर्ट बंडूरा है। चाहे हिंदी में पूछ देगा कि अवलोकन सीखना के जनक कौन है या सामाजिक सीखना के जनक कौन है, तो तीनों का मतलब होता है, तीनों के जनक है अल्बर्ट बंडूरा। समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट बंडूरा किन किन चीजों पर प्रयोग किया है, इस सभी बातों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि लर्निंग का चैप्टर चल रहा है। व्यक्ति हो या कोई पशु हो, प्राणी मीन्स व्यक्ति या कोई पशु, दोनों को जो जीवन में कुछ सिखाया जाता है वो कैसे सीखता है। लर्निंग मीन्स सीखना। वह अपने जीवन में किसी चीज को कैसे सीखता है या वो कैसे किसी दूसरे से सीखता है, कैसे ऑब्जर्व करता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। यह अवलोकन सीखना जो है, हिंदी में इसको कहते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। अल्बर्ट बंडूरा जो है 2 प्रयोग किए हैं। कितने प्रयोग किए हैं? लर्निंग में 2 प्रयोग किए हैं। पहला का नाम है पहला जो प्रयोग किया वह निर्जीव गुड़िया पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? निर्जीव गुड़िया पर पहला प्रयोग किया। और दूसरा प्रयोग किस पर किया? सजीव जोकर पर किया। सजीव मीन्स जिंदा, जोकर पर किया।
पहला क्या किया, निर्जीव गुड़िया पर, और दूसरा सजीव जोकर पर उन्होंने प्रयोग किया। समझ में आ गया बच्चों। अब यह जो निर्जीव गुड़िया है उस पर प्रयोग कैसे किया, तो इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे। समझ में आ गया। एक निर्जीव गुड़िया, गुड़िया बड़ा सा डॉल जो होता है, जिसको आप कई सारे किताब में नाम दिया है, बेबी डॉल नाम से है, या बोबो डॉल भी कहते हैं, बेबी डॉल अच्छा नाम है। उस नाम की गुड़िया को क्या किया गया कि एक बगीचे में सजा दिया गया, एक बगीचे में रख दिया गया, और ऐसा बगीचा में रख दिया गया जिसके बगल से रास्ता जा रहा हो, और रास्ता के ही जस्ट बगल में उसको सजा दिया गया है। अब उसके सामने एक कैमरा फिट कर दिया गया, गुप्त कैमरा जो कोई देखे ना, ये सब सेट सजा दिया गया। एक निर्जीव गुड़िया को इधर रख दिया गया और बगल से ही रास्ता था, और वो गुड़िया रास्ता पर सजा दिया गया था, ठीक है, नीचे में रख दिया गया था, सजा दिया गया था, और उसके ठीक सामने एक कैमरा लगा दिया गया था, और उस कैमरे में जो कुछ भी हो रहा था वो रिकॉर्ड हो रहा था। उधर से एक बूढ़ी औरत आती है और अचानक से उस बेबी डॉल गुड़िया के पैर लग जाती है, और उसके कारण वो जो बूढ़ी औरत थी वह गिर जाती है। गिर जाती है तो वह बूढ़ी औरत का जो रिएक्शन होता है, वह उठती है, देखती है किस कारण से गिरे हैं, अच्छा गुड़िया के कारण से गिरे हैं, उसको पकड़ के नोच तोड़ करके उसको खूब गाली देती है, तरह तरह के गालियां देती है, और उसके साथ भद्दा भद्दा बात करती है, इसके कारण मैं गिर गया, इसके कारण इसको ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया उस गुड़िया को, क्योंकि वह बूढ़ी औरत उस गुड़िया के कारण ही गिरी थी। वो इस तरह का घटना हो गया। यह सभी घटना क्या हो गया कि कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि कैमरा तो लगा हुआ था, कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। जब कैमरा में रिकॉर्ड हो गया तो वही वीडियो जो है 50 रूम से भरा हुआ बच्चा, एक क्लास में 50 रूम से भरा हुआ बच्चा था, 50 बच्चा था एक रूम में, और वही वीडियो को उस रूम में चलाया गया, सब चला लिया। अब जब सभी बच्चा देख लिया तो छुट्टी के समय में उससे पहले ठीक वैसा ही गुड़िया को एक गेट के सामने सजा दिया गया, गेट पर ही रख दिया गया। अब जब बच्चे निकल रहे थे तो एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ कि फिर वह गुड़िया के पैर से लग गई और फिर वह बच्चा गिर गया। तो जब बच्चा गिर गया उस गुड़िया से लग करके क्लासरूम से बाहर निकलते समय, तो बच्चा ठीक वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि वीडियो में उस बूढ़ी औरत ने की थी गुड़िया के साथ व्यवहार। समझ में आ गया, क्योंकि वह वीडियो देख लिया था, ऑब्जर्व कर लिया था, अवलोकन कर लिया था कि इसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाना है। वीडियो में देख लिया था कि बूढ़ी औरत इसको पीटती है, उसके कारण वो गिर गई थी, तो इसी के कारण बच्चे भी उसे खूब पीटना शुरू कर देता है। इतना पीटता है कि जैसे फाड़ चीर देता है गुड़िया को, वैसे वो भी कर दिया। अब क्लासरूम से जितने भी बच्चे निकल रहे थे सब उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे थे, वैसा ही व्यवहार कर रहे थे। कुल मिलाकर के बात यह यहां आती है, सीख इस कहानी से, इस प्रयोग से हमें यह मिलती है कि कोई भी चीज जो है अवलोकन द्वारा व्यक्ति जल्दी सीखता है, देख करके जल्दी सीखता है। कैसे सीख गया, जैसे बच्चा वीडियो में देख लिया कि गुड़िया से लगा बूढ़ी औरत को तो गिरा और मारने लगा, खूब गाली भी दिया, ठीक वैसा व्यवहार बच्चा भी क्लासरूम में करने लगा। कुल मिलाकर के ऑब्जर्वेशन से, अवलोकन से व्यक्ति किसी भी चीज को जल्दी सीखता है। यह प्रयोग नंबर 1 हो गया कि उन्होंने निर्जीव गुड़िया पर प्रयोग किया। समझ में आ गया बच्चों। दूसरा प्रयोग है सजीव जोकर पर। किस पर है, सजीव जोकर पर। आप कई बार जाते होंगे क्लास, आप कई बार दिल्ली भी गए होंगे, दिल्ली गए होंगे, और दिल्ली में जब आप लाल किला पे जाएंगे, लाल किला जाएंगे, इंडिया गेट जाएंगे, तो वहां पे गोल्डन कलर का या सिल्वर कलर का आपको जोकर मिलेगा, जो स्टैचू के स्टाइल में बिल्कुल रहता है। उसका स्टैचू का स्टाइल कुछ यूं इस प्रकार से होता है, आपको हाथ आगे एक पैर पीछे हाथ आगे बढ़ा करके, और वो पूरे स्टैचू रहता है और हाथ मिलाने के लिए आपको रेडी रहता है। तो इसी तरह से जो ये जोकर है, जोकर पर प्रयोग किया है। और जोकर क्या है, सजीव है। गुड़िया तो थी निर्जीव, क्योंकि और जोकर जो है वह क्या है, सजीव है। तो एक बगीचा में, इसको बगीचा नहीं मानते हैं, इसको हम मानते हैं कि ठीक है इंडिया गेट,
एक इंडिया गेट पर अपने दिल्ली के भारत की राजधानी दिल्ली जो है वहां इंडिया गेट है, वहां पे इस तरह का घटना होता है कि एक जोकर, सजीव जोकर स्टैचू बन के खड़ा है और उसके सामने कैमरा लगा हुआ है। जो भी लोग आते हैं उससे हाथ मिलाते हैं, जो भी लोग आते हैं उससे हाथ मिलाते हैं, क्योंकि इस जोकर का हाथ पूरे आगे रहता है हाथ मिलाने के लिए। जो भी लोग आते हैं हाथ मिला के चले जाते हैं, हाथ मिला के चले जाते हैं, उसके साथ सेल्फी लेके चले जाते हैं। वही चीज कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, और जब कैमरा में रिकॉर्ड हो गया तो कैमरे वाला जो वीडियो है वह फिर से क्लासरूम में चलाया गया। जिस क्लासरूम में 50-60 बच्चे का क्लासरूम है वैसा वीडियो वहां पे चलाया गया। वह बच्चे क्या किया कि वह ऑब्जर्व किया, सीखा, देखा कि किस तरह से सजीव जोकर से लोग हाथ मिला के निकल के जा रहे हैं, हाथ मिला के निकलते जा रहे हैं, हाथ मिला के निकलते जा रहे हैं। जब यह वीडियो क्लास में रूम में चलाया तो सभी 50-60 बच्चे देख लिए। अब क्लासरूम के गेट पर ठीक वैसा ही जोकर एक सजा दिया गया, सजीव जोकर, और उसका भी हाथ आगे की तरफ था। तो क्लासरूम से जितने भी बच्चे आगे से निकल रहे थे सभी बच्चे उनसे हाथ मिला करके आगे से निकल जा रहे थे, हाथ मिला करके आगे से निकल जा रहे। ऐसा हुआ बच्चा का व्यवहार क्यों हुआ? ऐसा व्यवहार उस बच्चे का इसलिए हुआ क्योंकि वीडियो में उन्होंने देख लिया था कि सजीव जोकर से लोग हाथ मिला करके निकलते जा रहे हैं, हाथ मिला करके निकलते जा रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो ऑब्जर्वेशन मतलब वह जो कुछ भी देखता है, अपने आंखों से देखता है, वह जल्दी सीख जाता है। बच्चों का जो दिमाग होता है वह पूरे कागज की तरह होता है, पूरा ब्लैंक होता है, पूरा एकदम खाली खाली होता है। उसके दिमाग में जो भी डालेंगे सब वह सीखते रहता है और जल्दी जल्दी ऑब्जर्व करते रहता है, अवलोकन करते रहता है, सीखते रहता है। इसीलिए अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है वह अवलोकन सीखना जिसको हिंदी में कहते हैं, या उसी का दूसरा नाम सामाजिक सीखना कहते हैं। सामाजिक सीखना इसलिए क्योंकि समाज में जो कुछ भी होता है व्यक्ति देख करके सीखता है, तो इसीलिए इसका नाम सामाजिक सीखना भी कहते हैं। समझ में आ गया? दो प्रयोग किए इन्होंने, एक निर्जीव गुड़िया पर और दूसरा सजीव जोकर पर। दोनों का कहानी पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ कारक है, इनके कुछ कारक है, अल्बर्ट बंडूरा के कुछ कारक है, जिसमें से सबसे पहला है ध्यान या अवधान। अब कोई व्यक्ति किसी चीज को कैसे सीखता है? तो ध्यान देता है। हम कुछ वीडियो देख रहे हैं, हम किसी को कुछ करते हुए देख रहे हैं, मतलब हम ध्यान देंगे तभी सीखेंगे। लेकिन हमारा प्रेजेंट ऑफ शरीर यहां है और प्रेजेंट ऑफ माइंड कहीं और है, तो हम उस चीज को नहीं सीखेंगे। अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि अवलोकन द्वारा वही व्यक्ति सीख सकता है जिसका ध्यान केंद्रित हो, ध्यान देखने पर हो, ध्यान सीखने पर हो, तभी वो हो सकता है। तो ध्यान या अवधान जो है क्या होना चाहिए? केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? केंद्रित होना चाहिए। ध्यान या अवधान, व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना है। क्योंकि हम अगर किसी का वीडियो देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो वो कैसा कैसा व्यवहार कर रहा है इस पर हमको ध्यान केंद्रित करना है। किस तरह का वह व्यवहार करता है जो उससे वह काम हो पा रहा है, वह ध्यान केंद्रित कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये पहला हो गया ध्यान या अवधान, मतलब व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा है बच्चों धारण या अवधान, मतलब जो कुछ भी हम उसका व्यवहार देख रहे हैं, पहले क्या करते हैं? पहले व्यवहार देखते हैं, और जो व्यवहार देख जाते हैं, देखने के बाद हम उसको क्या करते हैं? संचित करते हैं। देखने के बाद क्या करते हैं? धारण करते हैं, मतलब अपने दिमाग में रखते हैं, अपने मस्तिष्क में रखते हैं। धारण या अवधान, उसको क्या करते हैं? केंद्रित करते हैं, उसको संग्रहित करते हैं। स्मृति मतलब हम कुछ भी वीडियो देखें, हम कुछ भी किसी दूसरे का व्यवहार देखें और अच्छा व्यवहार है, तो उसको हम क्या करेंगे? अपने स्मृति में, अपने मेमोरी में, दिमाग के मेमोरी में क्या करेंगे? मस्तिष्क में संग्रहित कर लेंगे, संचित कर लेंगे, ताकि हमको आगे भविष्य में फायदा हो सके। अगला है पुनरुत्पादन या प्रस्तुतिकरण। पुनरुत्पादन क्या होता है? प्रस्तुतिकरण क्या होता है? कि अगर हम ध्यान में किसी के व्यवहार को या कुछ चीज सीखे हैं, ध्यान में रखे हैं, तो उसको फिर करना भी है। पुनरुत्पादन और प्रस्तुतिकरण, परिवर्तन करना, मतलब उसको करना है हमको, और उसमें क्या परिवर्तन ला सकते हैं, उस काम को हमको करना है और क्या परिवर्तन ला सकते हैं। तो वह परिवर्तन ला करके क्या करता है? प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। जब हम परिवर्तन उसमें लाएंगे तब प्रस्तुत करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? परिवर्तन लाएंगे, पहला काम क्या करेंगे कि हम किसी के व्यवहार को या कोई वीडियो में से कुछ सीखते हैं तो उस पर ध्यान देंगे,
और ध्यान ध्यान अपना उस पर केंद्रित करेंगे। जब ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो हमारे मस्तिष्क में आ जाएगा, मेमोरी में आ जाएगा और संग्रहित हो जाएगा। उसके बाद हमको पुनरुत्पादन करना है, उसको दोबारा से हमको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रोडक्शन करना है, प्रस्तुत देना है, मतलब परिवर्तन करना है अपने आप को। परिवर्तन, जब हम कोई चीज सीख जाते हैं तो अपने आप को परिवर्तन पा जाते हैं ना। जैसे हमको साइकिल चलाना नहीं आ रहा है तो अभी जिस तरह से चलाते हैं उतर पुतर के गिर उड़ के, लेकिन जब सीख जाएंगे तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, पुनरुत्पादन हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा या पुनर्बलन। जब हम उस काम को कर लेते हैं तो हमें प्रशंसा मिलती है, हमें प्रशंसा मिलती है, हमें प्रोत्साहन मिलता है। और जब अगर प्रोत्साहन मिलेगा तो हमको वह काम बार बार करने का मन करेगा, क्योंकि हमको पुरस्कार मिला है। तो पुरस्कार के लिए व्यक्ति काम करता है, तो हमको अगर कुछ काम कर रहे हैं, हमको अगर पुरस्कार मिला है तो फिर मन करेगा ना कि आगे भी हम पुरस्कार पाए, फिर उसके आगे भी हम पुरस्कार पाए। तो मतलब क्या, अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो अभिप्रेरणा या पुनर्बलन कहता है कि हमें कुछ पुरस्कार मिलता है तो हम आगे करते रहते हैं। अगर नहीं पॉजिटिव पुरस्कार मिलता है तब तो हम आगे करते रहते हैं, अगर वही निगेटिव मिल गया, नकारात्मक मिल गया, तो हमको करने का मन नहीं होता है। समझ में आ गया। तो ये जो है पॉजिटिव, यह अक्सर पॉजिटिव ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव रहेगा तो व्यक्ति को आगे और कुछ करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर निगेटिव प्रभाव पड़ गया तो वह आगे कुछ कर नहीं पाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद अल्बर्ट बंडूरा जो इस सिद्धांत के जनक है, उन्होंने कहा कि इसके अलावे भी कुछ कारक हैं, इस चारों कारक के अलावे भी कुछ कारक है, जिसमें से पहला है व्यक्तिगत कारक, पर्यावरण कारक, व्यवहार कारक। मतलब यह तीन कारक जो है वह पारस्परिक क्रिया पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? पारस्परिक क्रिया पर, एक दूसरे से जुड़ करके पारस्परिक क्रिया पर जोर देता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? त्रिकोणीय पारस्परिक क्रिया। क्या है? त्रिकोणीय पारस्परिक क्रिया। अल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि इस चारों कारक के अलावे कुछ कारक ये भी है, व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं, व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत चीजें भी कुछ होती है। पर्यावरण, हम कुछ करना चाहते हैं और पर्यावरण हमको धोखा दे देता है, हमको बीच में अवरुद्ध कर देता है। मेरा मन है कुछ करने का, बारिश आ गया, मेरा मन है कुछ करने का और उस समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, हम उस टाइम नहीं कर सकते। तो ये सब पर्यावरणीय कारक है जो हमें उस कार्य को करने के लिए रोकता है, व्यवहार करने के लिए रोकता है। इसको त्रिकोणीय पारस्परिक क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। तो लर्निंग चैप्टर इसी के साथ हम समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि 5 थ्योरी हमने लर्निंग में पढ़ाया है, थॉर्नडाइक का, आईपी पैवलोव का, स्किनर का, अल्बर्ट बंडूरा का, ये सभी सिद्धांत मैंने पढ़ा दिया है। और उसके बाद अगला जो चैप्टर हम शुरू करेंगे वह चैप्टर होगा, कौन सा चैप्टर? आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा चैप्टर अभी शुरू होने वाले। अभी तो ये जनरल साइकोलॉजी की पढ़ाई चल रही है। वैसे 3rd सेमेस्टर वाले बच्चों का भी क्लास लेना है, और कुछ बच्चे 5th सेमेस्टर में चले गए तो उसका भी क्लास लेना है, देखना है सिलेबस में क्या क्या है। तो आप लोग की भी पढ़ाई जारी रहेगी। जिस तरह से जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे मैं समय को देखते हुए तैयारी करवाता हूँ। ये 1st सेमेस्टर का क्या कहते हैं उसको, रिवीजन चल रहा है। एक बार कॉलेज में भी खत्म हो चुकी है क्लास, ऑनलाइन भी क्लास खत्म हो चुकी है, ये तीसरी बार रिवीजन चल रही है। बाकी जो बच्चे हैं उनका भी हम सिलेबस खत्म करके रिवीजन करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए और एंजॉय कीजिए।